हेलो इन्वेस्टर्स। आज हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट में एनालिसिस किया जाता है और कैसे आप अपनी वॉच लिस्ट तैयार कर सकते हैं और अपना पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं। तो उसके लिए हम मदद लेने वाले हैं एक्सेल की, कुछ एडवांस टूल्स की, सॉफ्टवेयर्स की और साथ में एनालिसिस चार्टिंग प्लेटफॉर्म्स की। और पूरी चीज़ों को हम कंबाइन करके देखेंगे कि किस तरीके से ये पूरे एनालिसिस को किया जाता है। ये मेरे पास एक्सेल की शीट है जिसके थ्रू मैं अपनी एनालिसिस करता हूँ। ये पुरानी शीट है, अभी अपडेटेड नहीं है। इसी को हम आज के डेट पे अपडेट करके देखेंगे फ्रेश, और किस तरीके से ये पूरी शीट को मैं तैयार करता हूँ, इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं और हम इसकी मदद से किस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। और ये सारा कुछ ऑटोमेटेड होता है, किस तरीके से वो मैंने ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर बनाया है वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। और उसके थ्रू हम ये पूरी ट्रेडिंग को सीखेंगे। ट्रेडिंग और बोल सकते हैं या तो फिर इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग को हम यहाँ पे सीखेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ शीट्स है जहाँ पे जो ये मेरे जो अगर ट्रेड्स रहते हैं तो वो मैं यहाँ पे रखता हूँ समझने के लिए। ये इंडस्ट्री एनालिसिस रहती है। और फिर कुछ इन्वेस्टर, टॉप इन्वेस्टर्स किस में पैसा लगा रहे हैं वो एनालिसिस रहती है। और फिर बेसिस, किस तरीके से टेक्निकल चार्ट फॉर्मेशंस होते हैं उसके बेसिस पे भी यहाँ पे बाइफर्केशन किया जाता है पूरे डाटाबेस का। अब टोटल कंपनीज जो है 4000 प्लस कंपनीज है इंडियन स्टॉक मार्केट में, एनईसी और बीएसई मिला के। तो हम दोनों को ही कंसिडर करते हुए चलेंगे और हमारी अप्रोच रहेगी पहले तो फाइंड करना कि कौन से ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं, और फिर उन ट्रेंडिंग स्टॉक्स में से हम फिल्टर करते हुए आएंगे जिसमें कि हम सिलेक्ट करेंगे कुछ मतलब कुछ ऐसे स्टॉक्स जिसमें कि डिटेल स्टडी किया जा सके, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस दोनों किया जा सके। तो क्या है, पूरे 4000 स्टॉक्स पे ये पूरी एनालिसिस करना एक एक स्टॉक पे वो पॉसिबल नहीं होता है, तो हम इसीलिए शॉर्ट लिस्ट करते हैं कि कौन से हम सिलेक्टेड स्टॉक्स पे फोकस करना चाहते हैं। तो वही हम पूरे इस जर्नी में करना सीखेंगे। तो अब हम चालू करते हैं। सबसे पहले तो ये जो डाटा यहाँ पे जो लिया जा रहा है वो लिया जा रहा है एक चार्टिंग सर्विसेज से। चार्टिंग सर्विसेज जो प्रोवाइड करी जा रही है वो प्रोवाइड करी जा रही है यहाँ पे मार्केट स्मिथ के द्वारा। यहाँ पे मार्केट स्मिथ इंडिया जो प्लेटफॉर्म है उसकी हमने चार्टिंग प्लेटफॉर्म की सर्विसेज ले रखी है, और इन सर्विसेज की मदद से हम यहाँ पे काफ़ी सारा जो डाटा है वो इकट्ठा करते हैं। तो हम सबसे पहले उस चार्टिंग प्लेटफॉर्म की लिस्ट पे चले जाते हैं, आइडिया लिस्ट पे, जहाँ से हम ये डाटा लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ, होम स्क्रीन से ही मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ कि अभी मार्केट स्मिथ के द्वारा ये बताया गया है कि जो मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड पे, तो जो प्रोबेबिलिटी है सक्सेस होने की वो बहुत कम रहती है। तो हम जो भी टेक्निक्स यूज़ करेंगे वो ज़्यादातर जब अपवर्ड ट्रेंड रहेगा, या फिर जैसे कि उसको बोला जाता है बुल मार्केट, जहाँ पे कि स्टॉक प्राइसेस बढ़ते रहती है। तो बुल मार्केट पे ये स्ट्रेटजीज वर्क करती है जो आज हम पूरा सीखने वाले हैं, और जिस तरीके से मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो वो मैं इस तरीके से आपको बताऊंगा कि कैसे वो अपवर्ड ट्रेंड पे अच्छा काम करता है, और बाकी समय भी काम कर सकता है बट उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। अपवर्ड ट्रेंड में उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई रहती है। वैसे ही इसमें रहता है कि और भी कुछ कुछ वेरिएशंस है जो कि यहाँ पे बताए गए हैं। एक तो होता है अपवर्ड ट्रेंड, एक हो गया डाउनवर्ड ट्रेंड। जो ये डाउनवर्ड ट्रेंड है ये तो हो गया बियर मार्केट, जब मार्केट पूरा गिर रहा है। तो ये वो मार्केट, ये मार्केट स्मिथ के द्वारा बताया गया है कि अभी बियर मार्केट चल रहा है जो कि 28 जनवरी 2023 से चालू हुआ है, और इसमें थोड़े से चांसेस जो है वो प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है सक्सेस होने की। वैसे ही अगर हम देखें कि जो रैली अटेम्प्ट रहता है, रैली अटेम्प्ट और फिर उसके बाद अपवर्ड ट्रेंड और ये मार्केट अंडर प्रेशर, ये तीन में थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी रहती है हमारे सक्सेस होने की। तो सबसे ज़्यादा सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी रहती है अपवर्ड में और रैली अटेम्प्ट में। उसके बाद सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे प्रेशर, मार्केट अंडर प्रेशर है ये, तो यहाँ पे अपवर्ड अंडर प्रेशर के नाम से जाना जाता है। ये थर्ड कैटेगरी रहती है, और लास्ट रहती है डाउनवर्ड ट्रेंड। तो डाउनवर्ड ट्रेंड में सबसे कम प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो इस तरीके से ये 4 प्रोबेबिलिटी का सेक्शन है कि किसमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी हमारे सक्सेस होने की। तो क्योंकि ये गारंटी नहीं रहती कि हमारे सारे ट्रेड्स में प्रॉफिट ही होगा, हमें कुछ प्रॉफिट, कुछ ट्रेड्स में लॉस भी होता है, कुछ ट्रेड्स में प्रॉफिट होता है, पर ओवरऑल हमारा जो पोर्टफोलियो है वो बढ़ना चाहिए। तो हमें यही ध्यान में रखते हुए चलना है कि हमारा जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है वो बढ़ता रहे। बाकी हमें ट्रेड्स, पर्टिकुलर ट्रेड्स पे ध्यान नहीं देना है, किसी में लॉस भी हो सकता है, किसी में प्रॉफिट भी हो सकता है। तो चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पे आइडिया लिस्ट पे। अब जैसे कि मैंने बताया कि इनका जो पोर्टफोलियो है वो अभी डाउनवर्ड ट्रेंड पे, इसलिए यहाँ पे इन्होंने कोई भी अभी रिकमेंडेशंस नहीं दिया है कि कोई आप स्टॉक्स में इनके द्वारा भी एक पोर्टफोलियो बनाया जाता है जो कि वहाँ पे रिकमेंडेशंस देते हैं, तो वो यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो अभी तो हमें उसे इग्नोर करते हुए चलना है। नहीं तो इससे क्या होता है कि इनसे हमें थोड़ी सी मदद मिल जाती है कि कुछ शॉर्टलिस्ट करे हुए शेयर्स मिल जाते हैं जिसमें हम और एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो अभी कोई भी अवेलेबल नहीं है। उसके बाद इनका एक पोर्टफोलियो चलता है ग्रोथ 50 नाम से, तो जो कि ग्रोथ 50 के स्टॉक्स में है। तो ये क्या बताता है, एल्गोरिथमेटिकली जनरेटेड लिस्ट ऑफ द टॉप ग्रोथ स्टॉक्स इन इंडिया विद स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, जिनका स्ट्रॉन्ग है, टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, दोनों है। लिस्ट गेट्स अपडेटेड ऑन वीकली बेसिस में ये अपडेट होता है, तो मतलब सैटरडे संडे ये अपडेटेड मिलेगा हमें वीकली का। कंसीडर्स द चार्ट पैटर्न्स एज वेल। वंस यू सिलेक्ट एनी स्टॉक यू शुड रिसर्च फर्दर एंड वेट फॉर द आइडियल बाई पॉइंट बिफोर टेकिंग द फाइनल डिसीजन ऑन दैट पर्टिकुलर स्टॉक। तो देखिए यहाँ पे ये खुद बोल रहे हैं कि इस पर रिसर्च करना है, तो हम वही करने वाले हैं। हम आगे अपना रिसर्च करने वाले हैं इन स्टॉक्स को पिक करने के बाद, और फिर हम वेट करेंगे कि कब वो बाय पॉइंट आए और हम उस समय उसको खरीद लें और उस पर हम आगे की वर्किंग कर सकें। अपना रिस्क एनालिसिस भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खाली
ऐसा है कि पर्टिकुलर कोई एक स्टॉक पता चल जाए कि ये बहुत अच्छा है, ये काफ़ी नहीं है। कई बार जो सिनेरियो है वो रियल टाइम बेसिस पे बदलता रहता है, तो हमें स्टॉप लॉस भी लगाना पड़ता है और उसके बाद प्रॉफिट के टारगेट भी रखने पड़ते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो हमेशा फ्लक्चुएट होती रहती है, तो हमें मार्केट को मॉनिटर करते रहना पड़ता है। तो ये है कि यहाँ पे हमें बाय पॉइंट भी मिल जाए, उसके बाद हम इन्वेस्ट कर दें और कब सेल करना है वो भी हम सीखेंगे। Before taking the final decision on that particular stock. Also, there is no buy sell notification sent on the growth list. If you prefer detailed research and notification, we suggest buying stocks from our model book. तो ये जो वेबसाइट है वो भी इन लोग ये वाले लिस्ट को प्रमोट नहीं करते, पर हमारे लिए काम का है क्योंकि हमारे रिसर्च को ये आसान बनाता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि ये जो रिपोर्ट है इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम यहाँ पे एक नया फोल्डर बना देते हैं आज की डेट का, जो कि है आज की डेट है 6 Feb 2023। तो 6 Feb को ये रिकॉर्डिंग हो रही है, 6 Feb मार्केट क्लोज हो चुका है, उसके बाद ये रिकॉर्डिंग करी जा रही है 2023। यहाँ पे मैं ये ग्रोथ 50 जो नाम से शीट है इसको मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, ये जब शीट डाउनलोड हो रही होगी, यहाँ पे आप ओपन करके देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या कॉलम्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली सिंबल है, देखिए सिंबल है, कंपनी नेम है, करंट प्राइस और फिर प्राइस चेंज जो आ रहा है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, फिर प्राइस परसेंटेज में कितना चेंज हो रहा है, फिर ये कुछ स्कोर्स है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इन लोग कोई रेटिंग्स प्रोवाइड करते हैं कि मास्टर स्कोर, ईपीएस रेटिंग, आरएस रेटिंग, एडी रेटिंग। तो ये हम समझेंगे इसका मतलब क्या होता है इन सारी रेटिंग्स का, और इन रेटिंग्स को हम कैसे यूज़ करके हमारी रिसर्च को और आगे बढ़ा सकते हैं। और फिर इनके ग्रुप का भी रैंक दिया जाता है कि ये कौन सी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और उनका क्या रैंकिंग है। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारी क्राइटेरिया है जो यहाँ पे यूज़ होते हैं। अब ये जो रिपोर्ट्स है ये हम इसी तरीके से डाउनलोड करते जाएंगे और लास्ट में इन सारे रिपोर्ट्स को हम मर्ज करने वाले हैं, और ये विद इन अ सेकेंड ये पूरी चीज़ें मर्ज हो जाएंगी हमारे सॉफ्टवेयर की मदद से, जिसकी मदद से हम ये जितने रिपोर्ट्स डाउनलोड करेंगे वो सब एक साथ लास्ट में हम मर्ज करेंगे। उसके कुछ क्राइटेरिया है वो हम समझेंगे धीरे धीरे, और इसी तरीके से हम ये पूरी एनालिसिस को आगे बढ़ाएंगे। चलिए अब हम क्या करते हैं कि ये वाली लिस्ट तो हमारी एक रिपोर्ट हमारी डाउनलोड हो गई है। अब हम आगे चलते हैं। अब ये ग्रोथ 50 में यहाँ पे 50 की लिस्ट मिल गई हमें। इसमें क्या होता है कि अभी रिसेंटली कोई एडिशन हुए होंगे, तो इस लिस्ट में जो लोग जुड़े हैं तो उनकी यहाँ पे लिस्ट एक है जो कि है टोटल 16 स्टॉक्स जो है वो अभी जुड़े हैं रिसेंटली। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहता है कि कौन से स्टॉक्स लेटेस्ट जुड़े हैं, तो हम उनको भी डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये रिसेंट एडिशन नाम से ये डाउनलोड हो जाएगा। फिर कौन कौन से स्टॉक्स है जो यहाँ पे इसी अभी अभी रिमूव हुए हैं, तो इसको हमें थोड़ा सा इग्नोर करना है, तो इससे हमें पता चलेगा कि कौन से स्टॉक्स पे अभी ध्यान कम देना है। तो इसीलिए हम उन रिपोर्ट को भी डाउनलोड कर लेते हैं जो रिमूवल है। फिर नियर बाय पॉइंट, फिर यहाँ पे जो बाय पॉइंट, जैसे कि फर्स्ट जब हम ग्रोथ 50 पढ़ रहे थे उसका डिस्क्रिप्शन, तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि जब नियर बाय पॉइंट रहे तभी हमें खरीदना चाहिए। तो उसकी भी यहाँ पे लिस्ट दी हुई है कि कौन कौन अभी नियर बाय पॉइंट है। तो 11 स्टॉक्स जो है वो नियर बाय पॉइंट है जिसको हम ध्यान दे सकते हैं। ये फिर एनालिसिस का सवाल आ जाता है इसमें, तो इसीलिए हम यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ये हो गई हमारी ग्रोथ 50 में से कुछ जो जितनी रिपोर्ट्स हैं वो सब डाउनलोड हो गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं मार्केट्स विद स्टॉक स्क्रीन्स। तो इसमें सबसे पहली रिपोर्ट आती है ब्लू डॉट लिस्ट। अब देखिए ये जो ब्लू डॉट लिस्ट है, ये ब्लू डॉट लिस्ट क्या करती है इसको हम समझते हैं। व्हेन स्टॉक्स रिलेटिव स्ट्रेंथ लाइन हिट्स 52 वीक हाई, तो इसकी कुछ कंडीशन है जब ये लिस्ट में आने के लिए। तो अगर कोई स्टॉक की रिलेटिव स्ट्रेंथ देखी जाती है, जैसे वो जो स्टॉक है वो मार्केट के कंपैरिजन में कितना स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि अगर मार्केट 10% गिरा है और ये स्टॉक जो है वो बिल्कुल भी नहीं गिरा, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है इसकी अच्छी है। वैसे ही मतलब अगर ये स्टॉक बढ़ रहा है और वो उधर निफ्टी या फिर सेंसेक्स जो कि मार्केट कहलाता है वो अगर गिर रहा है, तो यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ अच्छी है कहलाएगी स्टॉक की। तो वो यहाँ पे अगर 52 वीक हाई जो मतलब उसके रिलेटिव स्ट्रेंथ का भी चार्ट बनता है और वो उसके पूरे साल भर में सबसे हाईएस्ट अगर पहुंचता है, तो वो इस ब्लू लिस्ट में आ पाता है। फिर दूसरी कंडीशन क्या है, व्हेन इट बिल्ड्स अ बेस पैटर्न दैट सिग्नल्स अ पोटेंशियल प्राइस जंप। और अगर फिर साथ में कुछ बेस पैटर्न चार्टिंग कुछ पैटर्न्स बताए गए हैं और उन पैटर्न्स को अगर ये फॉलो करता है, तो ये हमारी लिस्ट में आ सकता है इस ब्लू डॉट की लिस्ट पे। व्हेन द स्टॉक इज ब्रेकिंग आउट ऑफ द, और या तो फिर वो ब्रेकआउट हो रहा हो, उस बेस से ब्रेकआउट। ये सारी चीजें हम पूरा टेक्निकल एनालिसिस में सीखेंगे, किस तरीके से चार्टिंग पैटर्न्स होते हैं और उसके बेसिस किस के वैराइटीज क्या क्या होती है और उसमें ब्रेकआउट किस तरीके से होता है। तो ये सारी चीजों को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अभी तो हम लिस्ट बिल्डअप कर रहे हैं कि जिसमें हम एनालिसिस करेंगे। तो ये हो गई यहाँ पे ये पैटर्न्स को अगर फुलफिल कर रहा है तो वो इस लिस्ट में आएगा। अब देखिए किस तरीके से दिखता है, ये है ब्लू डॉट। ब्लू डॉट कब वो शो करेगा, जब वो अगर कोई चार्ट पैटर्न बना रहा है और यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है। तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ है और ये चार्टिंग पैटर्न बन रहा है कप विथ हैंडल का, इसीलिए यहाँ पे ये ब्लू डॉट लिस्ट में ऐड होगा। तो ये जो पूरी लिस्ट है इसको हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये भी बहुत काम की लिस्ट हो गई ब्लू डॉट लिस्ट, क्योंकि इसमें चार्टिंग पैटर्न भी है और साथ में ब्रेकआउट्स भी है। चलिए अब हम आगे चलते हैं हमारे आइडिया लिस्ट में नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ कि और क्या रिपोर्टिंग्स हमें यहाँ पे डाउनलोड होने के लिए मिलती है। ये सब रिपोर्टिंग्स जो है बहुत काम की रहती है, क्योंकि इनसे बहुत सारे इंसाइट्स मिलते हैं। अब ये कोई रिकमेंडेशन नहीं रहता कि इन्हीं से सीधा जाके लगा लें, पर इनसे क्या होता है कि हमें बहुत सहायता मिल जाएगी जब हम एनालिसिस करना चालू करेंगे।
चलिए मार्केट से स्टॉक स्क्रीन्स में थे हम, यहाँ पे ब्लू डॉट लिस्ट हमने डाउनलोड कर लिया। नेक्स्ट है पोटेंशियल हाई टाइट फ्लैग। हाई टाइट फ्लैग क्या होता है? ये भी एक फिनोमिना है, एक पैटर्न, एक स्ट्रेटेजी है। क्या है ये स्ट्रेटेजी? अ हाई टाइट फ्लैग प्राइस पैटर्न्स इज रेयर ऑकरिंग इन नो मोर देन अ फ्यू स्टॉक्स ड्यूरिंग अ बुल मार्केट। अब ये कब काम आता है? सिर्फ बुल मार्केट में काम आता है। तो अभी तो जैसे कि मैंने बताया डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। इट बिगिंस विद अ स्टॉक मूविंग जनरली 100 to 120% इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ 4 to 8 वीक्स। तो मतलब ये कंडीशन कब ये वाली स्ट्रेटेजी काम आती है? जब अगर कोई स्टॉक 100 से 200% 4 to 8 वीक्स के अंदर, मतलब महीने भर के अंदर, एक दो महीने के अंदर अगर 100 to 200% राइज हो जाता है, उसके बाद एक ठहराव आता है जो कि कंसोलिडेशन कहलाता है। यहाँ पे लिखा है इट देन करेक्ट साइडवेज नो मोर देन 10 to 25% यूजुअली इन 3, 4 और 5 वीक्स। तो मतलब पहले एक दो महीना एकदम से बढ़ेगा 100-150%, 100-120%, और उसके बाद 10-25% का करेक्शन आएगा जो कि 2-3 हफ्ते के अंदर आ जाएगा। अगर ऐसा सिचुएशन बनता है तब हम ये वाले को पोटेंशियल हाई टाइट फ्लैग का नाम लेते हैं। और क्या कंडीशन है? द वर्टिकल लुकिंग पैटर्न इज काउंटर इंट्यूटिव because an investor's tendency is to buy low and sell high. But in a high tight flag, a stock is seeing a queue of investors ready to buy high and sell even higher. तो यहाँ पे क्या होता है कि एकदम हाई में हम खरीदते हैं और इवन मोर हायर में हम बेचने के लिए खरीदते हैं। The tight flag shows just a small portion of investors taking profit, others are impatient to press ahead. This is the strongest of patterns, but it's also very risky and difficult to interpret correctly. At first sight, you might think it's surreal, but it is real. This is the list of stocks that have the potential to form a high tight flag in the current market environment. तो देखिए यहाँ पे सारी कंडीशन रख दी गई है कि अपन को लगेगा कि ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट ऐसा होता है। एकदम हाई में भी खरीदने के बाद भी हमारे पास चांसेस है और प्रॉफिट कमाने के। तो ये जो मेंटेलिटी है, कुछ मिथ्स है कि एकदम सस्ते में खरीदो, वो सब मेंटेलिटी और जो हमारी जो मिथ है उसको हमको भुलाना पड़ेगा। हम नए सिरे से यहाँ पे सीख रहे हैं किस तरीके से स्टॉक मार्केट में एनालिसिस किया जाए और इन्वेस्ट किया जाए। तो हम यहाँ पे मेंटेलिटी भी नई बनाते हुए चलेंगे कि हमें जरूरी नहीं है कि सस्ता खरीदेंगे तभी वहां पे प्रॉफिट होगा, महंगा खरीद के भी प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि शेयर मार्केट के जो प्राइसेस है वो और भी बढ़ सकते हैं आगे। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई एक बार एक हाई चला गया तो और उसके ऊपर नहीं जाएगा। ऐसे में तो फिर जितने भी आज तक के 52 वीक हाई होते वो हमेशा सेम ही रहते, कभी उसको रिकॉर्ड टूटता नहीं। पर हम देखते हैं कि हर थोड़े दिन में उसका पिछला 52 वीक हाई का रिकॉर्ड टूट जाता है, क्योंकि वो और ऊपर चले जाते हैं। तो इसी तरीके से स्टॉक मूव करते हैं। और ये पैटर्न भी है क्योंकि कंपनीज प्रॉफिट्स कमाने में लगी है, तो प्रॉफिट कमा रही है तो कुछ ना कुछ उनका प्रॉफिट का हिस्सा है वो रिटेन्ड हो जाता है, और रिटेन्ड होने से उनकी जो शेयर की प्राइसेस है वो बढ़नी तय है। तो वो एक टाइम के बाद तो बढ़ना तय रहता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हमारी जो पूरी टेक्निक रहेगी वो रहेगी कि हमेशा हमें जब भी मार्केट बढ़ रहा हो तभी हमें यहाँ पे काम करना है। और हमारी स्ट्रेटेजी उसी पे काम करती है कि जो और ऊंचा से ऊंचा खरीदो, अच्छा वैरायटी का माल खरीदिए और अच्छा वैरायटी का प्रॉफिट कमाइए। क्या हो गया कि आप कचरा माल खरीदेंगे तो फिर वहां पे आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला है। इसीलिए हम चुनिंदा जो बहुत बेहतरीन स्टॉक्स रहते हैं, जिनका प्रॉफिट बहुत अच्छा है, फंडामेंटली जो बहुत स्ट्रांग है, टेक्निकली वो भी बहुत स्ट्रांग है, उन्हीं पे हम अपना फोकस रखते हैं। तो ये पूरा पैटर्न रहने वाला है। चलिए, अब ये था पोटेंशियल हाई टाइट फ्लैग। ये आपको मैंने समझा दिया किस तरीके से काम करता है। कुछ कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए तब ये काम करता है। अब इसको भी हम अच्छे से देखेंगे डिटेल में जब हम पर्टिकुलर कोई स्टॉक की एनालिसिस करेंगे। तो इसको भी मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ। ये हो गया। नेक्स्ट है टॉप रेटेड आईपीओ। जो अभी रिसेंटली आईपीओ आए होंगे उसमें से जो टॉप रेटेड है, क्या कंडीशन है टॉप रेटेड आईपीओ की? द स्टॉक मार्केट्स न्यूएस्ट कंपनीज आर वेयर यू फाइंड सम ऑफ द बिगेस्ट विनिंग स्टॉक्स। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि जब कंपनी नई आती है, तो नया जब आती है तब उसी समय ऐसा मौका रहता है कि वो एकदम ज़्यादा उसका प्राइस हाइक होता है। तो विनिंग स्टॉक्स वहीं से हमें मिल सकते हैं, क्योंकि नई जो कंपनीज है, तो कंपनीज का भी एक लाइफ साइकिल होता है कि जब वो नई कंपनी आ रही है तो फिर उसका ग्रोथ लेवल बहुत हाई रहता है। तो ग्रोथ, क्योंकि उसको बहुत सारा फंडिंग मिला हुआ रहता है, तो उसका ग्रोथ बढ़ जाता है। तो ग्रोथ बढ़ता है तो उसकी स्टॉक प्राइसेस भी बढ़ती है। तो वो सही टाइम रहता है कि कोई कंपनीज रिसेंटली जब आईपीओ आया है, उसके अगर 2-3 साल के पीरियड में या शुरू के जो 10 साल के जो पीरियड है वो गोल्डन पीरियड रहते हैं कोई भी कंपनी के, तो उस समय अगर हम उस स्टॉक को खरीदते हैं तो वो बहुत काम के रहते हैं। तो ये है इनिशियल बिगेस्ट विनिंग स्टॉक्स और इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब वो लिस्टिंग होती है उनकी स्टॉक मार्केट पे। पहले वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज रहती है, फिर वो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में लिस्ट हो जाती है। और IPOs are typically in their early stages of growth, and it's big earning growth that generally fuels a stock price performance. The list has special screening criteria to find up and coming stocks with strong fundamentals and technical traits. These stocks have come public in recent years and currently trading within 25% of 52-week high price. अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो अपने 22 वीक हाई प्राइस के 25% के आसपास अगर ट्रेड कर रहे हैं तभी वो इस लिस्ट में आते हैं।
मतलब अगर कोई जैसे आईपीओ आया और वो एकदम डाउन चला गया, जैसे एलआईसी का आया, जैसे पेटीएम का आया, वो लोग सीधा गिरते चले गए, तो वो इस लिस्ट में नहीं आएंगे क्योंकि वो टॉप रेटेड आईपीओ नहीं है। यहाँ पे वही लोग आएंगे जो अभी अपने 52 वीक हाई के 25% के आसपास की प्राइस में चल रहे होंगे। स्टॉक आर स्क्रीन फॉर एन ईपीएस रेटिंग एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एटलीस्ट 70। यहाँ पे 2 रेटिंग को और देखा जा रहा है, ईपीएस रेटिंग, ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर। तो यहाँ पे कंपेयर किया जाता है कि जो अर्निंग पर शेयर का ग्रोथ है वो कंपैरेटिवली बाकी 4000 स्टॉक के कंपैरिजन में कितना ज्यादा है। तो उसके हिसाब से यहाँ रेटिंग 1 से लेकर 100 तक की रेटिंग दी जाती है। तो अगर 70 के ऊपर है मतलब वो अच्छा स्टॉक है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है। तो 70 के ऊपर के स्टॉक्स को हम यहाँ पे इस लिस्ट में लेकर चलते हैं। और उसके बाद जिसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ मैंने बताया था, उसको कंपैरिजन किया जा रहा है मार्केट से, मतलब बाकी जो 4000 स्टॉक्स है उनके कंपैरिजन में ये कितना बड़ा है। तो अगर वो वाला शेयर बाकी स्टॉक्स के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसकी रेटिंग ज्यादा होती है। तो यहाँ पे भी वही 1 से लेकर 100 तक उसको रेटिंग दी जाती है। तो यहाँ पे अगर 70 के ऊपर है तो वो अच्छा है और इस रिपोर्ट में आ जाएगा। उसके बाद दिस रिपोर्ट एक्सक्लूड स्टॉक्स विद INR 500 करोड़ ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो वो ऐसे जो छोटे कंपनीज है जो 500 करोड़ से कम जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है उनको इस लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है, ताकि हम उस पर ध्यान ना दें। जो छोटी कंपनीज है वो थोड़ा सा वहाँ पे मैनिपुलेशन ज़्यादा होता है, और वहाँ पे क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि कभी हम जो सर्किट लग जाता है, और सर्किट लगने का मतलब ये होता है कि एक बार अगर हम खरीद लिए तो सामने कोई, मतलब जब हमें वो स्टॉक को बेचना होगा तो वो सामने में कोई खरीदने वाला ही नहीं होगा। तो इस तरीके से चलता है जिसमें कि ओनली बायर्स या फिर ओनली सेलर्स, इस तरीके के पोजीशन चली जाती है। तो वहाँ पे ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम वैसे स्टॉक को ध्यान ही नहीं देंगे जो कि पेनी स्टॉक्स कहलाते हैं। पेनी स्टॉक्स को हमें ध्यान ही नहीं देना है, उनको भूल जाइए। तो ये लिस्ट ये इस तरीके से बोलती है, और यहाँ पे फिर ये पूरी लिस्ट यहाँ पे आ गई जिसमें कि 49 ऐसे स्टॉक्स है जो कि अभी रिसेंटली आईपीओज में आए हैं और जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसको भी हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। ये हो गया टॉप रेटेड आईपीओज। उसके बाद हम चलते हैं टॉप इंडियन इन्वेस्टर्स। देखिए अब यहाँ पे लिस्ट आ रही है कि कौन सा इन्वेस्टर्स, जैसे वल्लभ रूपचंद भंसाली, संजीव धीरेश भाई शाह, आशीष कचोलिया, इस तरीके से बहुत सारे, अनिल कुमार गोयल, इन लोग जो है ये टॉप इन्वेस्टर लोग हैं। अब ये जो इन्वेस्टर लोग हैं इन लोगों ने किस किस कंपनी में पैसा लगा रखा है, तो ये भी हमारे लिए बहुत काम की चीज़ है। देखिए यहाँ पे इतने सारे इन्वेस्टर्स दिए हुए हैं, तो जो कि हमें, जैसे अब जो लेट श्री राकेश झुंझुनवाला जी अभी नहीं रहे, बट उनके भी जो स्टॉक्स लगे हुए हैं और या उनकी कंपनीज के थ्रू लगे हुए हैं वो यहाँ पे दिखाएंगे कि कौन कौन से स्टॉक्स अभी भी हैं। उसके बाद और भी यहाँ पे राधा कृष्ण दमानी जी, उनके साथ उनके द्वारा कौन कौन से स्टॉक्स होल्ड किए जा रहे हैं, तो ये पूरी लिस्ट है। तो इस तरीके से अभी तो हमें क्या करना है, हमें सब लोगों की लिस्ट को ही एक्सपोर्ट कर लेना है, ताकि हमें जो हम पूरी कंप्लीट सब सारी रिपोर्टों को जो हम मर्ज करेंगे तब वहाँ पे हमें काम आएगी। हमें एनालिसिस में पता चल जाएगा कि ये वाला स्टॉक जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं क्या वो टॉप इन्वेस्टर्स भी होल्ड कर रहे हैं क्या। तो टॉप इन्वेस्टर्स जो होल्ड करेंगे उससे हमें और कॉन्फिडेंस मिलेगा। ये सब कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए काम आएगी, क्योंकि ये जितनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा, जितने ज़्यादा रिपोर्टों में उनका नाम होगा उन कंपनीज का, तो उतना ज़्यादा हमारे लिए कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और यहाँ पे क्या होता है कि साइकोलॉजी का गेम है स्टॉक मार्केट में, जितना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा उतना दिन तक आप उस पर बने रह पाएंगे, और जितना आप उस स्टॉक पे बने रह पाएंगे उतना आपको प्रॉफिट होने के चांसेस रहेंगे। क्योंकि यहाँ पे होल्ड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार डर के कारण यहाँ पे हम कई स्टॉक्स को बेच देते हैं, तो वो जो डर पे कंट्रोल रखना है तो उसके लिए इस तरीके से हम यहाँ पे कॉन्फिडेंस भी लाना बहुत जरूरी है, और रियल टाइम एक्शन भी लेना जरूरी है। अगर हमारा कॉन्फिडेंस तो यहाँ पे ठीक है, बट आगे चल के अगर मार्केट में कोई चेंजेस आ रहा है तो तुरंत उस पर एक्शन भी लेना पड़ता है। तो वो भी हम देखेंगे, वो रिस्क मैनेजमेंट में हमें देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे ये लिस्ट को भी हमने डाउनलोड कर लिया, टॉप इन्वेस्टर्स लिस्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, टॉप इंडियन इन्वेस्टर्स के बाद अपकमिंग अर्निंग्स। अब ये वो कंपनीज है जिनकी अर्निंग्स आने वाली है, अर्निंग्स अनाउंसमेंट होने वाला है। ईपीएस जो अर्निंग क्वार्टरली बेसिस पे अर्निंग आती है, तो वो अगर आगे आने वाले कुछ दिनों में आने वाली है उसकी अर्निंग का रिपोर्ट, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो 716 कंपनीज की अर्निंग्स अभी अनाउंस होने वाली है। तो अभी कौन सा, फरवरी का महीना चल रहा है, तो फरवरी के महीने में मतलब ये जो अर्निंग्स आने वाली है ये आने वाली है 3rd क्वार्टर की। तो कौन सा रहेगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के मंथ की जो अर्निंग्स रहेगी वो अभी रिपोर्ट होने वाली है इन कंपनीज की। तो ये रिपोर्ट भी हमारे काम आने वाली है, तो इसको भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। फिर ये ऐसी कंपनीज है जिनका अर्निंग अनाउंस हो चुका है, यहाँ पे वो भी लिस्ट है कि जिनका अर्निंग्स अभी अभी अनाउंस हुआ है, मतलब 1 महीने के अंदर अंदर अनाउंस हुआ है। तो वही 3rd क्वार्टर का अनाउंस हुआ होगा, तो वही 3rd क्वार्टर की अनाउंसमेंट जिनकी हो चुकी है उसको भी हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट लिस्ट है ब्रेकिंग आउट टुडे वीकली बेसिस। तो वीकली चार्ट यहाँ पे क्या होता है, चार्ट पैटर्न्स में अलग अलग डे वाइज भी हम देख सकते हैं, वीकली बेसिस पे, मंथ बेसिस पे, मिनट बेसिस पे, आवर बेसिस पे, कई वैरायटी है जिसमें कि हम चार्ट को एनालाइज कर सकते हैं, मतलब डेली की प्राइजेस को एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, वीकली प्राइजेस को। वीकली प्राइजेस में अगर कोई ब्रेकआउट कर रहा है, मतलब कोई चार्ट पैटर्न होगा, उस चार्ट पैटर्न से वो ब्रेकआउट मतलब ऊपर जा रहा होगा, तो अच्छे वॉल्यूम के साथ जा रहा होगा, तब वो इस लिस्ट में आएगा। तो क्या दिया हुआ है, दिस स्क्रीन फाइंड स्टॉक whose price has reached surpassed the pivot point
पाइवट पॉइंट मतलब एक चार्ट में हाईएस्ट पॉइंट, पिछला हाईएस्ट पॉइंट को अगर तोड़ता है, जो पिछला हाईएस्ट पॉइंट है उस शेयर का, अगर उसको तोड़ता है तो वो यहाँ पे पाइवट पॉइंट कहलाता है। तो पाइवट पॉइंट ऑन अ वीकली बेस ड्यूरिंग द प्रायर ट्रेडिंग डे, अ ब्रेकआउट ऑकर्स व्हेन द स्टॉक प्राइस राइजेस अबव इट्स रेजिस्टेंस लेवल, दैट इज अ प्राइस सीलिंग एट विच द स्टॉक वाज प्रीवियसली एनकाउंटर्ड सेलिंग। तो ऐसे प्राइस लेवल पे जहाँ पे वो रेजिस्ट हो गया था, ऊपर जा नहीं पा रहा था, कई बार उससे बाहर वापस नीचे आ जाता था, तो वो उस एरिया से अगर जब वो तोड़ के जब निकलेगा उस एरिया को, मतलब रेजिस्टेंस को अगर तोड़ के निकलेगा, तो वो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सपोर्ट लेवल बन जाएगा। तो वो यहाँ पे कंडीशन मीट होनी चाहिए। दिस प्राइस सेलिंग इज नोन एज पाइवट। When a stock charges above the pivot on above average trading volume, there is a high probability that it will move even higher. We like to see volume at least 40% to 50% above. अब जब वो उस लिमिट को तोड़ के निकल रहा है, शेयर अपने पिछले सपोर्ट को तोड़ते हुए निकल रहा है, तब उसका जो वॉल्यूम है वो 40 to 50% ज़्यादा होना चाहिए, एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा होना चाहिए जब भी ब्रेकआउट दे रहे हैं। तो वैसे स्टॉक्स की यहाँ पे लिस्ट है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 4 ही ऐसे स्टॉक्स हैं जो अभी वीकली बेसिस को ब्रेकआउट किए हैं। तो इसको भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। अब ये तो था कि इस वीक किस लोगों ने ब्रेकआउट किया, पर अब हम देखते हैं रीसेंट ब्रेकआउट्स। तो मतलब ये वो स्टॉक्स की लिस्ट होगी। द स्क्रीन फाइंड स्टॉक्स whose price has reached surpassed the pivot point on a weekly base within the past 16 days and has not declined more than 7% from the pivot price since the reaching the pivot। देखिए ये वो स्टॉक्स है जो कि पिछले 16 दिनों में ब्रेकआउट हुए हैं। दूसरा कंडीशन इसमें क्या है कि वो ब्रेकआउट तो हुए हैं, पर जरूरी नहीं होता ब्रेकआउट करते साथ अचानक से सीधा रॉकेट की तरीके से वो 20-25% बढ़ जाए। कई बार होता है कि वो थोड़ा सा बढ़ते हैं, फिर गिरते हैं, फिर बढ़ते हैं, गिरते हैं, धीरे धीरे उसका असर देखने को मिलता है ब्रेकआउट का। तो कई बार क्या होता है कि वो पाइवट पॉइंट से अगर 7% से अगर नीचे चला जाए तो वो रिस्की हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि ब्रेकआउट पॉइंट जो रहता है पाइवट पॉइंट, उसका 7% जो है वो यहाँ पे स्टॉप लॉस मान के चलते हैं। तो स्टॉप लॉस मान के चलते हैं, इसीलिए इन लिस्ट में 7% तक जो गए हुए स्टॉक होंगे उनको कंसिडर किया जाएगा, और 7% से ज्यादा अगर कोई गिर गया पाइवट पॉइंट से तो फिर उनको इस लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। भले वो ब्रेकआउट हुए थे बट वो फेल हो गए, तो उसको फेल्ड ब्रेकआउट की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। आगे हम देखेंगे फेल्ड ब्रेकआउट की भी लिस्ट रहती है, उसको भी हम डाउनलोड करेंगे। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कि रीसेंट ब्रेकआउट्स थे, तो टोटल यहाँ पे 63 हमें रीसेंट ब्रेकआउट्स, तो ये ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको ध्यान देने की जरूरत है। तो ये वो स्टॉक्स की हमें लिस्ट मिल गई है, तो ये हम डाउनलोड कर लेते हैं ये भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नियर पाइवट। अब देखिए ये वो लिस्ट है जो कि अपने पाइवट मतलब पिछले हाई के आसपास चल रहे हैं, उन लोगों की लिस्ट है। दिस स्क्रीन फाइंड स्टॉक्स हुज प्राइस इज विद इन 5% ऑफ पाइवट पॉइंट। तो पाइवट पॉइंट एक हो गया जो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे पिछले हाई के सिद्धांत से, तो वो जो पाइवट पॉइंट है उसके 5% के अगर आसपास है वीकली बेस पे, ठीक है, ऑन अ वीकली बेस मतलब वीकली चार्ट पे, और प्लस वहां पे बेस बनना चाहिए। तो बेस अगर कोई बनता है, बहुत सारी वैरायटी होती है बेस बनने की, कप एंड हैंडल, और उसके बाद वी पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, तो ये सब बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं जिसकी मदद से इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो टेक्निकल बेसिस है, ये टेक्निकल पैटर्न्स में कवर्ड होते हैं। इसको भी हम देखेंगे कितने प्रकार के बेसिस होते हैं जब हम बेस की स्टडी करेंगे। अभी तो हम समझ लेते हैं कि बेस में होना चाहिए पाइवट से 5% के आसपास होना चाहिए। A pivot represents an area of resistance, that is price ceiling, at which the stock has previously encountered selling. In our study of winning stocks and their technical breakouts, we have identified pivot as an optimal buy point. तो optimal buy point माना जाता है pivot को when a stock charges above the pivot on above average trading volume, there is a high probability that it will move even higher. तो इस तरीके से ये कंडीशन होनी चाहिए कि वो जब वो पाइवट को ब्रेकआउट करे तब हाई वॉल्यूम के साथ करे, तो यहाँ पे उस स्टॉक को हम अच्छा मानेंगे। तो ये जो रिपोर्ट है इसमें टोटल 53 स्टॉक्स अभी अवेलेबल है पाइवट में, इसको भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। नेक्स्ट है एक्सटेंडेड स्टॉक्स। अब एक्सटेंडेड स्टॉक्स का मतलब क्या है? अब जैसे पाइवट ब्रेकआउट हुआ, अब ब्रेकआउट होने के बाद अगर वो बहुत बढ़ चुका है, बहुत का मतलब है यहाँ पे 25% से अगर ज्यादा बढ़ चुका है, तो उसको हम एक्सटेंडेड स्टॉक्स की कैटेगरी में डाल देते हैं। थोड़ा सा यहाँ रिस्की हो जाएगा इस स्टॉक्स में पैसा लगाना, क्योंकि ऑलरेडी जो ब्रेकआउट का असर है वो दिखा चुका है, 20-25% बढ़ चुका है स्टॉक ब्रेकआउट होने के बाद। तो दिस स्क्रीन फाइंड स्टॉक्स दैट आर मोर देन 25% अबव द पाइवट प्राइस विदाउट एवर अंडरकटिंग द पाइवट। मतलब वो वापस कभी आया ही नहीं है, सीधा रॉकेट के जैसे 25% से ऊपर पार हो चुका है ब्रेकआउट करते ही। तो वैसे स्टॉक्स को यहाँ पे नहीं लिया जाता। एंड एटलीस्ट 7 days but less than 1 year have elapsed since the pivot price. These stocks are also above their 50-day moving average and near a new 52-week high. ठीक है, ये दो कंडीशन और रहती है। 50-day मूविंग एवरेज के ऊपर रहते हैं ये। अब ये क्या होता है मूविंग एवरेज और किस तरीके से ये 50 डे वाला मूविंग एवरेज दिखता है वो हम चार्ट जब देखेंगे तब समझेंगे, पर इस तरीके का अगर दो कंडीशन फुलफिल करता है और तो वो इस लिस्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पे 53 स्टॉक्स है जो कि एक्सटेंड हो चुके हैं।
इनको भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट है फेल्ड ब्रेकआउट। फेल्ड ब्रेकआउट जैसे कि मैंने बताया 7% पाइवट से ब्रेकआउट हुआ, बट फिर उसके बाद वापस वो 7% से नीचे आ चुके हैं। तो ये वो है कि जो फेल हो चुके हैं ब्रेकआउट से। दिस स्क्रीन फाइंड स्टॉक्स हुज प्राइस इज ट्रेडिंग 7% और मोर बिलो द पाइवट प्राइस। द फेलियर स्टार्ट व्हेन द स्टॉक क्लियर्स अ प्रॉपर बाय पॉइंट, मतलब उन्होंने क्लियर किया था बाय पॉइंट को और उसके बाद वो फेल हो गए, 7% से नीचे आ गए। दिस ट्रिगर्स द गोल्डन सेल रूल, गेट आउट नो डीपर देन 7% to 8% बिलो योर परचेस प्राइस। तो मतलब यहाँ पे ये खुद बोल रही है कि अगर तुमने वहां पे खरीद लिया था तो अब बाहर आओ, तो अब उसको सेल कर दो। तो इस यहाँ 7 to 8% नीचे आने तक हम होल्ड नहीं करते हैं। हम यहाँ पे एवरेजिंग नहीं करेंगे कि भाई अब सस्ता हो गया तो और खरीद लेते हैं फिर बढ़ेगा, ये काम नहीं करना है हमें। हमें स्टॉप लॉस लगा के चलना है, स्टॉप लॉस आया तो तुरंत बेच देना है ताकि हम अगले पे फोकस कर सके, अगले ब्रेकआउट पे फोकस कर सके। जरूरी नहीं है वही स्टॉक है, 4000 स्टॉक है तो कोई भी स्टॉक हमें और दूसरा भी मिल जाएगा उससे अच्छा स्टॉक्स। तो जरूरी है कि उसी में टिके रहना, उससे बाहर निकलिए, अगला खोजिए, अच्छा स्टॉक्स को खोजिए। चलिए तो ये फेल्ड ब्रेकआउट को भी हम डाउनलोड कर लेते हैं, कौन कौन से फेल्ड ब्रेकआउट थे। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं अप ऑन वॉल्यूम। दिस स्क्रीन फाइंड स्टॉक्स मीटिंग मिनिमम ईपीएस एंड आरएस रेटिंग। तो ईपीएस और आरएस रेटिंग का जो क्राइटेरिया है वो तो मीट होना चाहिए, एंड लिक्विडिटी लेवल्स दैट आर अप इन प्राइस ऑन अबव एवरेज वॉल्यूम। अब जो वॉल्यूम है वो एकदम बढ़ना चाहिए और वो जिनके स्टॉक की प्राइसेस भी बढ़ रही है और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ बढ़ रही है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। तो इसीलिए ये हमारी लिस्ट में चला जाएगा। 59 स्टॉक्स है जो इस तरीके से वॉल्यूम के साथ, जैसे देखिए यहाँ पे वॉल्यूम भी है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है, तो वैसे केसेस ये स्टॉक्स के हैं, इनको भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। चलिए बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इनकम स्टॉक्स की तरफ। दिस लिस्ट कंटेन्स हाईली रेटेड स्टॉक्स दैट ऑफर द हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड्स, जिनका बहुत ज़्यादा डिविडेंड है, एंड ऑल्सो हैव अ हिस्ट्री ऑफ डिविडेंड ग्रोथ। दिस लिस्ट इज अपडेटेड डेली। ठीक है, तो यहाँ पे 13 ऐसे स्टॉक्स हैं जो डिविडेंड गिविंग स्टॉक्स हैं, तो देखेंगे ये क्या काम आएंगे हमें डिविडेंड गिविंग स्टॉक्स, इसको भी हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। नेक्स्ट है न्यू हाई विद बेस्ट ईपीएस रैंक। ये भी बहुत काम की रिपोर्ट रहती है क्योंकि इसमें क्या होता है कि वो हाई बना रहे हैं और ईपीएस अर्निंग भी उनका बहुत अच्छा आ रहा है, तो ये वो लिस्ट रहती है। तो स्टॉक्स विद वीकली क्लोजिंग प्राइस विद इन अ 5% ऑफ देयर 2 ईयर हाई, 2 साल का हाई प्राइस को यहाँ कंसिडर करते चलता है और उसके अगर 5% के आसपास है तो वो ये स्टॉक्स को कंसिडर करेगा। एंड अर्निंग पर शेयर रेटिंग एटलीस्ट ऑफ 85, तो ईपीएस जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए कंपेरिजन में। 85% स्टॉक्स समझ लो को हटाने के बाद जो 15% स्टॉक्स है उनकी कैटेगरी में आना चाहिए, मतलब ये 15% स्टॉक्स की कैटेगरी में आ रहा है, बाकी पूरे 85 को हटा दीजिए, तो वैसे स्टॉक्स की लिस्ट चाहिए। A special screen is used to eliminate most stocks that are extended in price, जो बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड है उनको भी हटा दिया जाता है। Stocks reaching new highs have already proven strong price strength, but that does not mean the move is over. बहुत अच्छा प्राइस स्ट्रेंथ तो है, बट क्या अर्निंग इतनी अच्छी आई है तो हो सकता है और बढ़े ये, इसीलिए जरूरी नहीं है कि वो वहीं तक खत्म हो चुका है उसकी मूव, और भी बढ़ने के चांसेस है। इन मैनी केसेस न्यू हाइज ऑकर नियर द बिगिनिंग ऑफ मेजर प्राइस एप्रिसिएशन। At other times they occur when the stock moves out of a second or third stage price consolidation area. अब देखिए यहाँ पे फिर ये स्टेजेस की बात कर रहा है कि क्या बोलता है कि सेकंड और थर्ड स्टेज कंसोलिडेशन जो एरिया रहता है, अगर वहां से अगर ब्रेकआउट होता है तो चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब ये स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, 4 स्टेजेस होते हैं। इसको भी हम देखेंगे सेपरेटली कि ये क्या स्टेजेस हैं और इसको किस तरीके से इंटरप्रिटेशन किया जाता है स्टेजेस का। पास्ट बेस्ट परफॉर्मर्स हैव ऑल मेड न्यूमरस न्यू हाइज विच इज वाई दिस स्क्रीन शुड बी रिव्यूड। क्यों ये स्क्रीन को देखना चाहिए ये यहाँ पे बताया जा रहा है क्योंकि पास्ट में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि बहुत काम की स्क्रीन है। इसको भी यहाँ पे 10 स्टॉक है इसके अंदर, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। चलिए अब हमारे पास आ चुके हैं न्यू हाई, उसके बाद इंडस्ट्री ग्रुप रैंक अप। तो लिस्ट कंटेन स्टॉक्स विद इंडस्ट्री ग्रुप रैंक इन द 25th to 55th percentile दैट इम्प्रूव्ड एटलीस्ट 15 पॉइंट्स ओवर द प्रायर वीक। ठीक है, मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है कि ऐसे स्टॉक्स की लिस्ट है जिनका ग्रुप रैंक, अब क्या होता है कि मार्केट्स पे इतने वालों ने क्या किया है, जितने भी स्टॉक्स थे उसको 197 ग्रुप्स में बांट दिया अलग अलग इंडस्ट्री के हिसाब से, जैसे कोई स्टील से रिलेटेड है, सीमेंट से रिलेटेड है, तो वो सब अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं। तो जिनकी ग्रुप ओवरऑल, जिनका सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो जिनका ग्रुप रैंक अभी बढ़ा है, जो कम था वो अब बढ़ा है, अगर वैसे जो स्टॉक्स है वो उनकी लिस्ट यहाँ पे आती है। तो विद इन ईच ग्रुप स्टॉक्स आर ऑर्डर्ड बाय अर्निंग पर शेयर रेटिंग प्लस रिलेटिव स्ट्रेंथ रेटिंग। तो अर्निंग पर शेयर भी देखा जा रहा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ भी देखा जा रहा है। और उसके बाद एंड इंडस्ट्रीज प्राइस स्ट्रेंथ may have a direct effect in stocks within the group.
Stocks that have confirmation of price movement from others in the group are usually found in groups moving up dramatically in rank. तो क्या होता है कि कभी कोई एक ग्रुप का कोई एक स्टॉक बढ़ रहा है तो दूसरे भी उसके साथ साथ बढ़ते हैं, तो ये देखा गया है यूजुअली मार्केट में, तो इसीलिए ये एक अलग लिस्ट यहाँ पे बना के दी गई है। तो यहाँ पे 4 स्टॉक है जो कि अपने वो ग्रुप में अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, तो इसीलिए इनको भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। नेक्स्ट है प्राइस गैप अप। अब देखिए गैप अप मतलब पिछले दिन से हाई गैप अप में ओपन होना। अब ये कैसे होता है, जैसे लिस्ट कंटेन स्टॉक्स विद अ डेली लो एटलीस्ट 1/4 पॉइंट अबव द प्रायर डेज हाई। पिछले हाई के 0.25% मतलब समझ लो 1/4 पॉइंट मतलब 0.25% ज़्यादा ऊपर खुला होगा तो वो प्राइस गैप अप माना जाएगा। ठीक है, क्लोजिंग प्राइस फॉर द करंट वीक मस्ट बी ग्रेटर देन द प्रायर वीक्स क्लोजिंग प्राइस। वीकली क्लोजिंग प्राइस भी ज़्यादा होनी चाहिए। वॉल्यूम फॉर द डे ऑफ द गैप मस्ट बी हायर देन द प्रायर डेज वॉल्यूम। तो पिछले दिन के वॉल्यूम से ज़्यादा होना चाहिए जब गैप अप हो रहा है। एंड द एवरेज डेली वॉल्यूम से भी ज़्यादा होना चाहिए। एवरेज डेली वॉल्यूम भी देखेंगे हम, 20 दिनों के एवरेज निकाला जा सकता है, 20 दिनों का एवरेज जो वॉल्यूम रहता है उससे ज़्यादा होना चाहिए। गैप्स आर मेजर्ड ऑन अ डेली बेसिस एंड मे नॉट बी विजिबल ऑन अ वीकली चार्ट। तो भाई डेली चार्ट में मिलेगा, वीकली चार्ट में नहीं भी दिखे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, गैप्स ऑन अ प्राइस इंक्रीज अलॉन्ग विथ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑकर्स बिकॉज ऑफ ट्रिमेंडियस डिमांड फॉर एन इशू। अब ये ऐसा कब होता है बोल रहे हैं, जब बहुत ज़्यादा डिमांड होती है तब ऐसा इशू आता है कि वो गैप अप ओपन हो जाता है। गैप्स में ऑकर एट द बिगिनिंग ऑफ द सब्सटेंशियल प्राइस मूव और ड्यूरिंग द फाइनल क्लाइमेक्स मूव ऑफ एन इशू। तो दोनों तरफ हो सकता है। देखिए यहाँ पे एकदम ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि कई बार क्या होता है हम उसको इंटरप्रिटेशन गलत भी हो सकता है। कई बार वो मूव स्टार्ट हो रहा होता है तब वो एकदम से गैप अप होता है, या तो फिर वो मूव एंड होने वाला रहता है, मतलब ट्रेंड पूरा खत्म हो गया तब आखिरी में ये एकदम एग्जॉशन मूव होता है कि वो गैप अप होता है। तब ये एग्जॉशन वाले की जगह भी हो सकता है, तो हमें पहचानना रहता है कि अभी ट्रेंड अभी चालू ही हो रहा है कि खत्म होने वाला है। फिर गैप्स में हैव इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेज एंड शुड बी रिव्यूड। तो ये बार बार रिव्यू होते रहना चाहिए। अब ये क्या होता है कि ये एक लिस्ट बन गई हमारी, इस तरीके के 9 स्टॉक है जो इस तरीके से गैप अप ओपन हो रहे हैं, तो इनको हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। ये भी बहुत, क्योंकि काम के स्टॉक्स है, कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है हमें क्योंकि इन लिस्ट से। नेक्स्ट आता है न्यू हाई इन RS लाइन आफ्टर 4 ईयर डिक्लाइन। तो दिस लिस्ट फीचर्स कंपनीज विद द ग्रेटेस्ट 4 ईयर प्राइस डिक्लाइन एंड द रिलेटिव स्ट्रेंथ लाइन एट अ 1 ईयर हाई। स्टॉक्स आर रैंक्ड बाय द ग्रेटेस्ट प्राइस डिक्लाइन इन द लास्ट 4 ईयर्स। ठीक है, स्टॉक्स विथ लार्ज प्राइस डिक्लाइन इन द लास्ट 4 ईयर्स दैट बिगिन टू आउट परफॉर्म द मार्केट में बी अंडरगोइंग अ चेंज विच कुड लीड टू प्राइस एप्रिसिएशन। देखिए क्या हो रहा है कि 4 सालों से उसका प्राइस एकदम से गिर रहा था और अचानक से अब उनका जो हाई जो RS लाइन है, मतलब बाकी लोगों के बाकी स्टॉक के कंपैरिजन में वो एकदम से अच्छा परफॉर्म करने लग गए। तो ऐसे केसेस में हम यहाँ पे उन लिस्ट को, उन स्टॉक्स को कंसिडर करते हैं। 7 ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि इस तरीके से बाकी जो स्टॉक्स हैं उनसे अच्छा परफॉर्म करने लग गए और 4 सालों से वो डिक्लाइन में थे। तो वैसे स्टॉक्स को भी हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ये एक प्रकार से हम नोट करते जा रहे हैं, इन सबको मर्ज करेंगे तब इसकी पूरी कहानी निकल के आएगी, तो हम वो पूरी कहानी को समझेंगे आगे। अभी तो हम सबसे पहले तो हमें अभी क्या है, मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता है, हम सिर्फ ये सारे जितने अच्छे अच्छे वैरायटी के स्टॉक्स होते हैं उन सबको डाउनलोड कर रहे हैं। तो ये पूरी यही रिपोर्ट जो है, ये इस तरीके की जो रिपोर्ट्स है वो हमें क्लब करके बताएंगे कि मार्केट कैसा चल रहा है, कौन से अच्छे स्टॉक्स चल रहे हैं, कौन सा मार्केट सेक्टर अच्छा चल रहा है। पूरी जो एनालिसिस है ये ऑटोमेटिकली निकल के आएगी और ये डेली बेसिस में एक बार बस डाउनलोडिंग करना है आपको। तो अभी तो मैं एक्सप्लेन करते हुए डाउनलोड कर रहा हूँ तो इसलिए बहुत टाइम लग रहा है। यूजुअली आप करेंगे तो 5-10 मिनट में ये सारी चीज़ डाउनलोड हो जाती है। तो डेली बेसिस पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और एनालाइज करके देख सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ग्रेटेस्ट इंप्रूवमेंट इन मास्टर स्कोर। अब मास्टर स्कोर मतलब क्या है कि EPS मतलब अर्निंग पर शेयर को भी, फंडामेंटल को भी मिला लो, टेक्निकल को भी मिला लो, रिलेटिव स्ट्रेंथ को, और साथ में डिमांड सप्लाई को भी मिला लो, वॉल्यूम का जो खेल है जो उसको भी मिला लो। तो उसको सबको मिला के यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को मिला के मास्टर स्कोर तैयार किया जाता है और उसमें अगर किसी स्टॉक का इंप्रूवमेंट आ रहा है तो वो लिस्ट यहाँ पे बनती है। तो दिस लिस्ट फीचर्स कंपनीज विद द ग्रेटेस्ट इंप्रूवमेंट इन मास्टर स्कोर। करंट मास्टर स्कोर मस्ट बी एटलीस्ट 68 एंड 5% बेटर देन लास्ट वीक। तो पिछले वीक से 5% ऊपर जाना चाहिए उसका मास्टर स्कोर और एटलीस्ट कम से कम 68 से तो ऊपर ही होना चाहिए। मतलब 68% जो स्टॉक्स है उनसे बेहतर स्टॉक्स होना चाहिए पूरे मार्केट के। तो अ स्पेशल स्क्रीन इज यूज्ड टू एलिमिनेट मोस्ट स्टॉक्स दैट आर एक्सटेंडेड इन प्राइस। प्लस एक्सटेंडेड प्राइस को भी अलग कर दिया गया है यहाँ पे। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसको तो इन लोग कर दिए हैं, फिर भी कई चीज़ों को इन लोग कंसिडर नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हम इनको पूरा मर्ज करने वाले हैं, सारे रिपोर्ट्स को मर्ज करने वाले हैं। तो आगे चलते हैं। दिस प्रोप्राइटरी रेटिंग इज कंपोज्ड ऑफ अर्निंग्स। तो यहाँ पे अर्निंग्स को भी ध्यान दिया जाता है मास्टर स्कोर में। स्पॉन्सरशिप को ध्यान दिया जाता है, मतलब कोई
इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उसमें कितना पैसा लगा रहे हैं, म्यूचुअल फंड उसमें कितना पैसा लगा रहे हैं। तो उस पर भी ध्यान रखता है कि कौन कितने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे, उतना अच्छा रहेगा हमारे स्टॉक्स के लिए। ताकि क्योंकि अगर म्यूचुअल फंड वाले खरीदेंगे तभी तो अचानक से स्टॉक प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड वाले बल्क में खरीदेंगे, और कोई भी चीज़ अगर कोई बल्क में खरीदता है तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है। तो वही चीज़ों को हम यूज़ करते हैं यहाँ पे पूरे इन्वेस्टिंग जर्नी में। फिर ये रिलेटिव स्ट्रेंथ को भी ध्यान में देता है, ग्रुप रैंक को भी ध्यान में देता है, एंड अदर फैक्टर्स दैट में इन्फ्लुएंस द फ्यूचर स्टॉक प्राइस। और भी बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के इन लोग एक मास्टर स्कोर तैयार करते हैं। अ लार्ज इंप्रूवमेंट इन मास्टर स्कोर कुड लीड टू अ स्ट्रॉन्गर परफॉर्मिंग स्टॉक। तो यहाँ पे बहुत अच्छा स्टॉक निकल के आ सकता है इन लिस्ट से भी। तो हम इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट है हाईएस्ट ईपीएस एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ। नाम से ही समझ में आ रहा है जिसका ईपीएस बहुत ज़्यादा होगा और रिलेटिव स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छा होगा। तो दिस लिस्ट फीचर्स कंपनीज विद द हाईएस्ट कंबाइंड रिलेटिव स्ट्रेंथ रेटिंग एंड अर्निंग पर शेयर रेटिंग, दोनों को मिला के जो बहुत सबसे हाई है। अ स्पेशल स्क्रीन इज यूज्ड टू एलिमिनेट मोस्ट स्टॉक्स दैट आर एक्सटेंडेड इन प्राइस। स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स पर शेयर रैंक एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ हैव बीन प्रेजेंट इन मोस्ट बिग मार्केट परफॉर्मेंस इन द पास्ट। तो यूजुअली ये अगर कंडीशन मीट होती है तो ये क्या है, बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं उस स्टॉक के अच्छे आगे बढ़ने के। तो each week we present stocks with this powerful combination that are not extended in price with new quarterly reports and changing relative strength numbers. This list could contain different securities each week. अब यहाँ पे है तो ये बहुत अच्छा लिस्ट, बट अभी मार्केट के कंडीशन के हिसाब से ऐसा कोई स्टॉक मौजूद नहीं है। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। लार्जेस्ट क्वार्टरली ईपीएस परसेंटेज चेंज। अब ये क्या लिस्ट है? दिस लिस्ट फीचर्स कंपनीज रिपोर्टिंग द ग्रेटेस्ट परसेंटेज चेंज इन क्वार्टरली अर्निंग्स। क्वार्टरली जो अर्निंग्स होनी है उसमें अगर एकदम से अर्निंग का ग्रोथ होता है तो उनको यहाँ पे कंसिडर करा जाएगा। तो अर्निंग परसेंटेज चेंज फॉर द करंट क्वार्टर मस्ट बी 25% और मोर एंड प्रायर क्वार्टर मस्ट हैव आल्सो इंक्रीज्ड। तो जरूरी नहीं है कि भाई पुराने में लॉस हो रहा था और अचानक से इस क्वार्टर में प्रॉफिट हो गया तो इस लिस्ट में आ जाएगा। इसमें हम पुराने में भी जो क्वार्टर्स है उसमें भी बढ़त रहनी चाहिए, मतलब उसकी अर्निंग बढ़ रही है ये दिखना चाहिए, और पिछले क्वार्टर में 25% से ज़्यादा बढ़ गई है ऐसा दिखना चाहिए। जब ये कंडीशन मीट होगी तब जाके इस लिस्ट में आ पाएंगे। तो देखिए अब स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली ये तो हो गया कि, और जो एक्सटेंडेड जो स्टॉक्स है उनको भी यहाँ से हटा दिया गया है। और उसके बाद स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली अर्निंग्स हैव बीन प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल पास्ट विनिंग स्टॉक्स। तो भाई जितने भी विनिंग स्टॉक्स होते हैं, जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं, उनकी अर्निंग्स हमेशा अच्छी होती है, तभी वो स्टॉक्स बढ़ते हैं। देखिए कोई ना कोई कारण होना चाहिए स्टॉक की प्राइस के बढ़ने का। जब वो ज़्यादा कमाएंगे तो ऑब्वियसली कि उनकी प्राइस भी बढ़ेगी। तो ये बहुत ज़रूरी कंडीशन हो जाता है कि वो उनकी जो ग्रोथ है, अर्निंग की ग्रोथ है, वो बढ़े। इफ करंट क्वार्टरली अर्निंग शोज एन इंप्रूवमेंट ओवर द प्रायर क्वार्टर, इट माइट मीन अ फंडामेंटल चेंज इन ऑकरिंग। तो ये भी एक कंडीशन है जिसके कारण ये बहुत काम का लिस्ट है। यहाँ पे 10 स्टॉक है जो कि इस तरीके से यहाँ पे बहुत काम के होने वाले हैं, तो इसको भी हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। अब आ गए हम माइनर विनी ट्रेंड टेम्पलेट। अब देखिए ये बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं माइनर विनी, तो मार्क माइनर विनी इनका नाम है, उनके द्वारा ये इंडिकेटर बनाया गया है। अब ये क्या है कि जो एक महीने से ट्रेंड कर रहे हैं ऐसे स्टॉक्स की लिस्ट है जो कि पिछले एक महीने से बढ़ रहे हैं। और इसमें कुछ कुछ कंडीशन होते हैं कि जो 200 डे मूविंग एवरेज है उसके ऊपर आ चुके हैं ये, और तीनों जो मूविंग एवरेजेस रहते हैं 50, 100, 150 और 200, ये दोनों आपस में बढ़ रहे होते हैं और आपस में क्रॉस करके आगे बढ़ रहे होते हैं। इसको भी हम देखेंगे कि ये जब स्टेज का जब हम एनालिसिस देखेंगे, स्टेज 1, स्टेज 2, तब हम देखेंगे कि ये किस तरीके से क्राइटेरिया को मीट किया जाता है। तो दिस लिस्ट स्क्रीन्स फॉर स्टॉक्स विथ मूविंग एवरेज इन एन अप ट्रेंड, जो कि अप ट्रेंड में है। बस अभी हमें ये याद रखना है एक महीने से अप ट्रेंड में। Based on minor Vinny trend template criteria, the 1 month version requires the 200 day moving average to be trending up for 1 month. तो 200 डे जो मूविंग एवरेज है वो एक महीने से ट्रेंडिंग कर रहा है, वो मूविंग एवरेज गिरा नहीं है। प्राइस हो सकता है कि कम ज़्यादा हो रहे हो, जरूरी नहीं है प्राइस एकदम स्ट्रेट ऐसे जाएगा एक महीने से, वो प्राइस तो कम ज़्यादा होता रहता है, पर जो उसका 200 डे का मूविंग एवरेज है वो सीधा जा रहा है ऐसा, तब यहाँ पे वो लिस्ट पे आएगा। तो यहाँ पे 69 ऐसे स्टॉक्स हैं, तो इस लिस्ट को भी हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, जब ये लिस्ट को हम डाउनलोड कर रहे होंगे तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे कुछ चेंजेस मॉडिफिकेशन करना है, फिर डाउनलोड करना है। चेंजेस क्या करना है, एडिट कॉलम में जाना है और यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर देना है। सिलेक्ट ऑल करने से सारे टेक्निकल कॉलम्स आ जाएंगे, फंडामेंटल सारे कॉलम्स ऐड हो जाएंगे और पैटर्न रिकॉग्निशन के भी सारे कॉलम्स ऐड हो जाएंगे। ये सारे कॉलम्स हमारी रिपोर्ट जो एक्सेल वर्किंग है उसमें हमें मिल जाएंगे। तो ये हमारी और एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और हमें मदद करेंगे किस तरीके से एनालाइज किया जाए। तो यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ क्योंकि इस लिस्ट में मेरे को बाकी सारे कॉलम्स चाहिए, इसलिए मैंने सारे कॉलम्स को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद अब मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट करता हूँ। तो अब क्या होगा कि ये पूरे कॉलम्स मेरे को एनालिसिस के लिए मिल जाएंगे। वैसे ही हमें करना है 5 मंथ टेम्पलेट के साथ। 5 मंथ टेम्पलेट क्या बताएगा, सेम है। 1 मंथ में क्या हो रहा था, 200 डे मूविंग एवरेज एक महीने से ट्रेंड कर रहा है, वैसे यहाँ पे 5 महीने से अगर ट्रेंड कर रहा होगा 200 डे मूविंग एवरेज तो वो इस लिस्ट पे आ जाएगा।
तो इस लिस्ट पे हमारे पास कितने लोग हैं, 141 लोग हैं। तो 141 स्टॉक्स है जो पिछले 5 महीने से ट्रेंड कर रहे हैं। तो ये क्या है, अपवर्ड ट्रेंड में है, मतलब इन स्टॉक्स पे ध्यान दिया जा सकता है। तो इसको भी हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेते हैं। चलिए, फिर है लास्ट में मोस्ट व्यूड स्टॉक्स। तो ये जो इनके सॉफ्टवेयर में जो सबसे ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं, ये वो स्टॉक्स है। वैसे तो ये हमारे काम बहुत ही कम आएगी, क्योंकि सच जरूरी नहीं है कि अच्छे स्टॉक्स ही लोग सर्च कर रहे हो, वो खराब स्टॉक्स भी लोग सर्च कर सकते हैं, बट फिर भी हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं मार्केट एनालिसिस पे। अभी तक क्या था कि हम स्टॉक की स्क्रीन्स को डाउनलोड कर रहे थे, तो जितनी स्टॉक की स्क्रीन्स थी वो हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। अब हम बढ़ गए हैं मार्केट की तरफ। तो मार्केट में अब क्या होने वाला है कि हम यहाँ पे पहुंच गए हैं जितने भी ग्रुप्स हैं उनकी लिस्ट को डाउनलोड करने में। तो टोटल 197 इंडस्ट्री ग्रुप्स में यहाँ पे बांटा गया है। तो यहाँ पे किस तरीके से ये काम करता है वो पूरा दिया हुआ है। तो हमें तो अभी क्या चाहिए कि कौन कौन से ग्रुप्स हैं, उनके क्या स्टॉक, कितने स्टॉक्स है उसके अंदर, फिर उसका रैंक क्या है, 3 महीने पहले क्या रैंक था, 6 महीने पहले क्या रैंक था, कितना इंक्रीज हुआ है उनकी प्राइसिंग में, और इंडस्ट्री ग्रुप का मार्केट वैल्यू क्या है इंडस्ट्री का पूरे। तो ये रिपोर्ट है यहाँ पे जो कि हम डाउनलोड कर लेते हैं। चलिए, इंडस्ट्री मार्केट के लिए सबसे पहले हमने पूरे 197 की लिस्ट हमने डाउनलोड कर ली है। अब नेक्स्ट रिपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं हम, की इंडाइसेस। तो जितने इंडाइसेस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे निफ्टी से चालू होगा या 500 CNX, फिर निफ्टी 50, फिर 100, 200 ऑटो, बैंक, एनर्जी। तो इन लोगों का किस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है ये भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। ये परफॉर्मेंस की स्टडी हम अलग से इंडस्ट्री को समझने के लिए, मार्केट को समझने के लिए कर सकते हैं। तो वहाँ पे हमें ये काम आ जाएगी। चलिए, अब मार्केट में नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। मार्केट स्टडी में की इंडाइसेस के बाद हाई डिलीवरी, ऐसे स्टॉक्स जिनकी डिलीवरी बहुत ज़्यादा रही है कल के दिन में। मतलब क्या हो रहा है कि डिलीवरी ज़्यादा होने का मतलब ये होता है कि वो लोग उन स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हैं। अगर उन लोग स्क्वायर ऑफ कर देते, मतलब क्या होता है, डे ट्रेडिंग कर रहे होते, तो उन लोग डिलीवरी नहीं लेते। उन लोग क्या करते हैं, तुरंत के तुरंत उसको स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, जो इंट्राडे करते हैं। तो अगर डिलीवरी अगर अच्छी होगी, बहुत ज़्यादा डिलीवरी होगी कोई स्टॉक्स की, तो लोग पसंद कर रहे हैं, उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं। तो एक ये अच्छी बात है हमारे लिए। तो इसीलिए इसकी रिपोर्ट भी हमें काम आ सकती है डिलीवरी की। तो इसको भी हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। देखिए, कितनी सारी चीज़ें हैं जो हमें काम आती है मार्केट में। खाली एक चीज़ से मार्केट को एनालाइज नहीं किया जा सकता। वो ऐसे एक मंत्र नहीं है कि एक सेकंड में कोई बता दे कि ये स्टॉक में प्रॉफिट होने वाला है, इसको खरीद लो। ऐसा कोई मंत्र होता नहीं है। तो हमें क्या है कि पूरी प्रॉपर एनालिसिस सीखनी पड़ेगी पहले, उसके बाद ही हम कुछ एनालाइज कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले तो हम डाटा कलेक्शन का काम कर रहे हैं। क्या होता है, कोई भी काम हम चालू करें तो सबसे पहले उसका डाटा इकट्ठा कर लेना बहुत जरूरी है। तब तो हम आगे की कुछ एनालिसिस कर पाएंगे और आप अच्छे से समझ भी पाएंगे। इसीलिए हम सबसे पहले डाटा गैदरिंग का काम कर रहे हैं। तो डाटा गैदरिंग के लिए भी मैंने आपको बताया कि कहाँ से करना है, और फिर क्या क्या रिपोर्ट्स होती है उसको भी मैं समझाते हुए ये डाउनलोड करते जा रहा हूँ, ताकि आपको ये समझ में आते जाए कि हम क्या क्या डाटा डाउनलोड कर रहे हैं। एक बार क्या क्या डाटा डाउनलोड हो जाएंगे, फिर उसका इंटरप्रिटेशन हम देखेंगे, मर्जिंग देखेंगे, और बहुत सारे प्रोसेस देखेंगे सिलेक्शन करने के लिए आगे चल के। चलिए, अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारी डाउनलोडिंग को। चलिए, हाई डिलीवरी के बाद आता है डेरिवेटिव्स का डाटा। ये अभी हमारे काम का है नहीं। डेरिवेटिव्स का डाटा, फ्यूचर्स ऑप्शन, बेन लिस्ट, बल्क एंड ब्लॉक डील्स, ये हमारे काम का है। फिर यहाँ पे कुछ कुछ जो सर्वेलेंस मेजर्स की लिस्ट में आ जाते हैं। तो वैसे तो ये जो लिस्ट है ये काम कब आएगी, जब ये देखने के लिए काम आती है कि कौन से स्टॉक्स को हमें इग्नोर करते हुए चलना है, कि अगर वो सर्वेलेंस लिस्ट में आ रहे हैं तो थोड़ा सा डर है वहाँ पे। तो वो सारी चीज़ें के लिए हम यहाँ पे इन रिपोर्ट्स को भी डाउनलोड वैसे तो कर सकते हैं। तो चलिए, एक बार तो हम यहाँ पे डाउनलोडिंग करते हुए ही चल लेते हैं। ये डेरिवेटिव्स, ये वो स्टॉक्स है जिसमें कि इक्विटी डेरिवेटिव्स इज अ क्लास ऑफ डेरिवेटिव्स whose value is at least partly derived from one or more underlying equity securities। तो इक्विटी से जो लिए जाते हैं वो यहाँ पे डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। ठीक है, इक्विटी का वायदा बाजार बोला जाता है इसको। मतलब एक प्रकार से इसकी डिराइव्ड वैल्यू तो स्टॉक की रहती है, बट ये अलग से डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट रहते हैं जो ट्रेड होते हैं। दिस सेक्शन प्रोवाइड यू विद एन इनसाइट इनटू द लिस्ट ऑफ इक्विटी डेरिवेटिव अवेलेबल ऑन इंडाइसेस एंड सिक्योरिटीज। तो 199 ऐसे शेयर्स है जिनकी डेरिवेटिव्स ट्रेड होती है मार्केट में। मतलब आप उसमें ऑप्शंस खरीद सकते हैं, फ्यूचर्स खरीद सकते हैं। तो ये वो स्टॉक्स हैं। तो इनकी लिस्ट भी हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। इसमें देख लेते हैं। इसमें तो खैर जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नाम जो हमें चाहिए वो ऑलरेडी हमने माइनर विनिंग जो ट्रेंड टेम्पलेट डाउनलोड किया था, तब हमने देखा था कि हमने सारे कॉलम सिलेक्ट करके हमने डाउनलोड किया है। तो वो सबसे काम की रिपोर्ट है, क्योंकि वहीं से पूरा हमारा डाटा तैयार होने वाला है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, बेन लिस्ट, तो यहाँ पे तो कोई नहीं है अभी बेन लिस्ट में। उसके बाद है बल्क एंड ब्लॉक डील्स। बल्क एंड ब्लॉक डील्स को हम देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे जो डाटा है वो ये 3 फरवरी का आ रहा है। 3 फरवरी के जो ब्लॉक डील्स हुई हैं वो यहाँ पे डाउनलोड की जा सकती है। चलिए, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। सर्विलेंस में कौन कौन एडेड है। तो यहाँ पे हम चलते हैं ग्रेडेड सर्विलेंस मेजर,
तो वहाँ पे कुछ स्टॉक्स एडेड है, और उसके बाद फिर हम लास्ट में चलेंगे नेक्स्ट एडिशनल सर्विलेंस मेजर्स पे। तो यहाँ पे जो ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दो यहाँ पे इस तरीके की लिस्ट है, तो हम यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेते हैं, सर्विलेंस लिस्ट को भी, लॉन्ग टर्म और यहाँ पे ये शॉर्ट टर्म। चलिए, कई बार क्या होता है कि कोई कोई रिपोर्ट हमारे काम की नहीं आने वाली, पर एक बार हम सब डाउनलोड करेंगे ताकि हम सारी रिपोर्ट्स को अच्छे से समझें कि किस में क्या है, क्या हमारे काम आ सकता है, क्या हमारे काम नहीं आ सकता है, वो सारी चीज़ हम यहाँ पे समझ के चलेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे कुछ गुरु की स्क्रीन है। अब देखिए, मार्केट की स्टडी के लिए जितने रिपोर्ट्स होते हैं वो हो चुके हैं, अब हम गुरु स्क्रीन पे चले गए। गुरु स्क्रीन मतलब क्या है कि बहुत बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी कुछ क्राइटेरिया होते हैं, तो उनके क्राइटेरिया के हिसाब से अगर कोई स्टॉक बैठ रहा है तो उनकी भी ये लिस्ट है। जैसे विलियम जे ओनील, ये इन्वेस्टर है जिन्होंने ये मार्केट स्पेस डिज़ाइन किया है, जिनकी कंपनी है ये, वो जो इन्वेस्टर है उनकी कुछ क्राइटेरिया थे, वो स्टॉक में लगाने के लिए कुछ क्राइटेरिया यूज़ करते थे। क्या क्या क्राइटेरिया यूज़ करते थे? मार्केट स्मिथ फाउंडर है वो, विलियम जे ओनील इज अ स्टॉक मार्केट लीजेंड हु पायोनियर्ड द यूज ऑफ हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट बेस्ड ऑन बोथ फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। तो दोनों को ध्यान देते हुए चलते हैं वो, फंडामेंटल और टेक्निकल को, फॉर इक्विटी इन्वेस्टिंग। हिज फिलोसॉफी सेंटर्स ऑन 7 कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन टू द ग्रेटेस्ट स्टॉक मार्केट विनर्स ऑफ ऑल टाइम। तो 7 कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मीट हो रही है तब वो इस लिस्ट में आते हैं। क्या क्या 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उनकी बुक में बताया गया है डिटेल में। तो स्ट्रेटेजी इन इज बेस्ट सेलिंग बुक हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स, ये एक बुक है। इस तरीके से मैं आपको वो बुक दिखा देता हूँ। ये बुक आती है हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स, हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स, विलियम ओनील के द्वारा लिखी हुई बुक है। तो इस बुक में जो स्ट्रेटेजी बताई गई है, 7 कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए कोई स्टॉक्स के, तो उसके बेसिस पे अगर कोई स्टॉक मीट करता है तो वो इस लिस्ट पे आएगा। This screen is based on its philosophy emphasizing companies with strong earning growth, strong earning growth होना चाहिए, relative price strength अच्छा होना चाहिए, that are within 15% of their 52 week high। अब मतलब 52 week high के 15% के आसपास होने चाहिए। It may be most effective in the early stages of a bull market when strong stocks are ready to emerge after general market pressure eases। तो मतलब क्या होता है, ये क्या बोल रहे हैं कि ये लिस्ट यूजुअली तब काम आती है, जब बहुत अच्छा काम करती है, जब बुल मार्केट चालू हो रहा रहता है, मतलब जब प्रेशर कम होता रहता है तब ये काम आती है। मतलब कि जो डाउनवर्ड ट्रेंड रहता है वो खत्म होने वाला रहता है, रैली अटेम्प्ट चालू होता है। जब रैली अटेम्प्ट चालू होता है तब इनकी लिस्ट जो है वो बहुत काम की रहती है। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये जो लिस्ट है इसमें यहाँ पे टोटल 7 स्टॉक्स हैं जो कि कुछ कुछ क्राइटेरियाज को मीट कर रहे हैं। इसको भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। चलिए, नेक्स्ट है बेंजामिन ग्राहम। बेंजामिन ग्राहम भी बहुत बड़े इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने सिक्योरिटी एनालिसिस नाम से बुक लिखा था, और जो बहुत फेमस बुक है उनकी, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, इन्होंने लिखा है। उनके कुछ प्रिंसिपल्स को मीट करते हुए कुछ स्टॉक्स की स्क्रीन यहाँ पे बनाई गई है। तो कंसिडर्ड वन ऑफ द फादर्स ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग, वैल्यू इन्वेस्टिंग के फादर कहलाते हैं ये बेंजामिन ग्राहम जी। बेंजामिन ग्राहम वॉज अ प्रोफेशनल इन्वेस्टर एंड इंस्ट्रक्टर एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी। हिज बुक सिक्योरिटी एनालिसिस और द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, ये जो 2 बुक है मस्ट रीड है सबके लिए, ठीक है। तो ये बहुत काम की बुक है। इसके द्वारा यहाँ पे कुछ कुछ कंडीशन बताए गए हैं। तो आर 2 ऑफ द मोस्ट फेमस इन्वेस्टिंग बुक्स। दिस स्क्रीन एम्फसाइजेस सिक्योरिटीज दैट आर चीप ऑन अ पी, पी में चीप होने चाहिए। खैर, क्या क्या होता है कि हमारी जो स्ट्रेटेजीज हम आगे पढ़ने वाले हैं उसमें कई चीज़ें कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं कई इन्वेस्टर्स को। क्या होता है कि कोई इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे महंगे स्टॉक्स अच्छे लगते हैं, किसी को सस्ते स्टॉक्स अच्छे लगते हैं। तो सबकी फिलोसॉफी अलग अलग रहती है। तो हम फिलहाल तो इनकी लिस्ट को डाउनलोड करते हुए चलेंगे, फिर देखेंगे कि कुछ काम आती है कि नहीं, कहाँ पे काम आती है वो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। प्राइस टू बुक बेसिस अच्छा होना चाहिए, रेशो अगर जो है प्राइस टू बुक रेशो, बट स्टिल शोज साइंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक रहनी चाहिए। It may be most effective in the later stages of bear markets when good companies' stock prices have been driven down to values under their intrinsic worth। मतलब जब बियर मार्केट खत्म होने वाला है, मतलब क्या होता है कि जैसे बियर मार्केट चालू हो रहा है, बुल मार्केट चालू हो रहा है, फिर बुल मार्केट खत्म हो रहा है, फिर बियर मार्केट चालू हो रहा है, बियर मार्केट खत्म हो रहा है, तो ये साइकिल चलता रहता है, कभी बियर कभी बुल। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जब बियर मार्केट खत्म होने वाला होगा तब उस समय ये जो लिस्ट है वो बहुत काम आती है। तब वो पता चलता है कि ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब उनकी जो वर्थ होनी चाहिए उससे ज़्यादा गिर गए। अब क्या बियर मार्केट में बहुत ज़्यादा भी गिर जाते हैं कई स्टॉक्स, तो उनकी जितनी वैल्यू है उससे भी ज़्यादा अगर गिर गए हैं तो वैसे स्टॉक्स यहाँ पे निकल के आते हैं। द स्टॉक्स हैविंग मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रेटर देन 500 करोड़ एंड एवरेज रूपी वॉल्यूम ग्रेटर देन 10,000। तो एवरेज वॉल्यूम क्या होता है, कई बार कोई स्टॉक्स ऐसे रहते हैं कि वो कोई ट्रेड ही नहीं करता उस पर, वो स्टॉक्स बस चल रहे हैं और उसमें कोई खरीदना बेचना कोई हो ही नहीं रहे। तो वैसे स्टॉक्स को इग्नोर करने के लिए यहाँ पे क्राइटेरिया डाल दिया गया है स्क्रीन करने के लिए कि एवरेज वॉल्यूम जो है वो 10,000 से ज़्यादा होना चाहिए एंड आर कंसीडर टू फिल्टर स्टॉक्स फॉर द लिस्ट। इस तरीके से ये लिस्ट बनाई जा रही है। इसको भी हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। चलिए, नेक्स्ट है जेम्स पीओ सोनेसी। तो ये भी एक इन्वेस्टर है
अब ये क्या बोलते हैं, नोन एज अ चैंपियन ऑफ क्वांटिटेटिव इन्वेस्टिंग। देखिए क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग करते हैं, मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डाटा पे डिपेंड होके ये पूरा एनालिसिस करते हैं। जेम्स पीओ सॉनोची इज द फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ सिस्टमेटिक इक्विटी एट बियर स्टीम्स एंड करंट चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ हिज ओन फर्म। हिज बुक व्हाट वर्क्स ऑन वॉल स्ट्रीट, ये एक बुक है इनकी, व्हाट वर्क्स ऑन वॉल स्ट्रीट, backtest numerous investing strategies to identify the statistical variable that point to stock market success. This screen focuses on his small cap growth. अब ये क्या फोकस कर रहे हैं, छोटी कंपनीज जो अचानक से बहुत बढ़ जाए, ऐसी कंपनीज पे फोकस कर रहे हैं। एंड वैल्यू अप्रोच, मतलब छोटी कंपनीज तो होती चाहिए और अच्छा ग्रोथ होना चाहिए, प्लस वैल्यू भी होना चाहिए, वैल्यू इन्वेस्टिंग भी रहनी चाहिए। इट एम्फेसिसेस स्मॉल कैप स्टॉक्स शोइंग स्ट्रॉन्ग रिलेटिव प्राइस स्ट्रेंथ। अब प्राइस स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होना चाहिए एंड पॉजिटिव अर्निंग ग्रोथ, तो ये दोनों भी होना चाहिए, अर्निंग भी होना चाहिए और रिलेटिव स्ट्रेंथ, मतलब बाकियों से भी अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए इनका। दैट आर ट्रेडिंग एट लो प्राइस टू सेल्स मल्टीपल्स। अब ये भी एक कंडीशन है, प्राइस टू सेल्स के मल्टीपल्स के हिसाब से वो कम में ट्रेड हो रहे हो, तो यहाँ पे रेशियो निकालेंगे और उसके हिसाब से इन पे क्राइटेरिया लगाया जाता है। पूरे 4000 स्टॉक्स पे ये सारे क्राइटेरिया को लगा के ये लिस्ट तैयार की जाती है। तो अब ये लिस्ट में निकल के आते हैं 51 स्टॉक्स जो कि इनको पसंद आ रहे हैं, इनके क्राइटेरिया में बैठ रहे हैं, तो इसको भी हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। नेक्स्ट है वॉरेन बफे। वॉरेन बफे का तो नाम आपने सुना होगा। वॉरेन बफे इज द वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर ऑफ ऑल टाइम एंड करंट प्राइमरी शेयर होल्डर एंड सीईओ ऑफ बर्कशायर हाथवे। बर्कशायर हाथवे एक कंपनी है जो कि लोगों का पैसा मैनेज करती है, एक हेज फंड कंपनी टाइप से। तो वहाँ पे क्या होता है कि इनका बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है और ये सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाले इंसान बन चुके हैं जो कि स्टॉक मार्केट से इन्होंने कमाया है। अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ बेंजामिन ग्राहम, तो ये हमने जो देखा था बेंजामिन ग्राहम, उनके स्टूडेंट रह चुके हैं ये बेंजामिन ग्राहम के। बफेट इज नोटेड एज अ लीजेंडरी वैल्यू इन्वेस्टर। अब ये क्या है, वैल्यू इन्वेस्टर कहलाते हैं ये भी। Though he is also believed to incorporate an emphasis on management quality and company growth prospects. तो ये क्या है, मैनेजमेंट क्वालिटी पे भी ध्यान देते हैं और कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स पे भी ध्यान देते हैं कि आगे क्या होने वाला है। बफेट हैज नेवर रिटन अ बुक डिटेलिंग हिज इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी। अब इन्होंने तो कोई बुक लिखी नहीं है, बट पार्ट्स ऑफ हिज फिलोसॉफी कम्स टू लाइट इन बर्कशायर्स एनुअल रिपोर्ट। अब ये जो बर्कशायर जो कंपनी ये संभालते हैं, इनकी जो रिपोर्ट आती है एनुअल रिपोर्ट, वहां से कुछ कुछ जानकारी हमें जानने को मिलती है। वन ऑफ द मोर फेमस बुक्स ऑन हिज फिलोसॉफी इज बफेटोलॉजी। अब इनकी फिलोसॉफी के ऊपर एक बुक लिखी हुई है बफेटोलॉजी। इन्होंने तो कोई बुक नहीं लिखी, बट इनकी फिलोसॉफी क्या है, धीरे धीरे फेमस हो गई। और फेमस कहाँ से हुई, क्योंकि इनकी जो एक्स डॉटर इन लॉ है, उन्होंने ये बुक लिखी है। एक्स डॉटर इन लॉ मतलब इनकी जो बहू है और जिनका जो छोड़ चुकी है, तो तलाक हो चुका है, तो उन्होंने क्या हुआ कि अब इनकी फिलोसॉफी के ऊपर वो बुक लिख रही है। देखिए ये फॉरेन में ही होता है इस तरीके की चीज़ें, तो होता होगा, पर इससे हमें कम से कम उनकी जो फिलोसॉफी है वो हमें सीखने को मिल जाएगी बफेटोलॉजी बुक से। तो ये बफेटोलॉजी जो बुक है उसकी क्राइटेरिया के हिसाब से फिर ये स्क्रीन तैयार करी गई मार्केट्स में। तो दिस स्क्रीन एम्फसाइजेस मेट्रिक्स लुकिंग फॉर कंपनीज विद लॉन्ग टर्म पास्ट एंड पोटेंशियल फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द स्टॉक्स रिटर्न बाय दिस स्क्रीन। बफेट मोस्ट लाइकली वुड एम्फसाइज दोज ट्रेडिंग एट रीजनेबल प्राइसेस। थोड़ा रीजनेबल प्राइसेस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं वो, कि जिसका इंट्रिंसिक वैल्यू, क्योंकि बेंजामिन से सीखे हुए हैं, तो बेंजामिन क्या बोलते थे कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू से कम गिर चुके हैं स्टॉक्स, वैसे स्टॉक्स पे पैसा लगाएंगे। द स्टॉक्स हैविंग मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रेटर देन 500। फिर ये जो दो कंडीशन है, ये तो बेंजामिन वाले में भी हम देखा था कि 500 करोड़ से ऊपर होना चाहिए और एवरेज रूपी वॉल्यूम भी है जो 10,000 से ज़्यादा होना चाहिए। तो 8 स्टॉक्स निकल के आ रहे हैं इस लिस्ट पे। फिर है यहाँ पे पीटर लिंच। अब देखिए पीटर लिंच भी बहुत बड़े इन्वेस्टर रह चुके हैं, म्यूचुअल फंड मैनेजर रह चुके हैं। तो पीटर लिंच इज द बेस्ट नोन फॉर अ ग्रोथ एट अ रीजनेबल प्राइस अप्रोच टू इन्वेस्टिंग। A hugely successful former manager of the Fidelity Magellan Fund. ये Fidelity Magellan Fund है जो ये मैनेज करते थे। His philosophy is detailed in his best-selling book One Up on Wall Street. अब ये जो बुक है इसमें इनकी फिलोसॉफी बताई गई है। एंड मोर रिसेंटली इन बीटिंग द स्ट्रीट, एक और ये सेकंड बुक है जो इन्होंने लिखा है, उसमें भी इनकी स्ट्रेटेजी बताई गई है। लिंच इज ऑफन एसोसिएटेड विद पैग रेशो। इन्होंने क्या है, एक पैग रेशो पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशो, पैग रेशो का मतलब विच मेजर पी रेशोज इन रिलेटिव टू ग्रोथ रेट। तो पी रेशो को तो देखते ही है, प्राइस अर्निंग रेशो को तो देखते ही है, साथ में ग्रोथ रेट को भी देखता है ये फॉर्मूला। तो ये बहुत फेमस हुआ, इनके द्वारा बनाया गया नहीं बोल सकते, ये इनके द्वारा यूज किया गया। दिस स्क्रीन एम्फसाइजेस कंपनीज ट्रेडिंग फॉर बिलो एवरेज प्राइसेस ऑन अ पीई और पैग बेसिस दैट आर नॉट ऑलरेडी वाइडली ओपन्ड बाय इंस्टीट्यूशंस। मतलब ये ऐसे स्टॉक्स है जो कि अपने जो पैग रेशो है उससे कम पे डील कर रहे हैं और अभी इंस्टीट्यूशंस के हाथ नहीं लगे हैं। तो ये हो सकता है आगे चल के इंस्टीट्यूशन इस पर ध्यान दे और बहुत पैसा लगाए। तो अगर इंस्टीट्यूशन पैसा लगाएगी तो फिर ये स्टॉक्स बढ़ जाएंगे। तो इस फिलोसॉफी के साथ ये चलते हैं। द स्टॉक्स हैविंग मार्केट, फिर ये तो दो कंडीशन है वो तो हम देखेंगे, बाकी में भी मीट कर ही रहे हैं।
तो 11 स्टॉक है कुछ इस तरीके से, ये हो गया। लास्ट है स्टॉक अपीयरिंग इन मोर देन वन गुरु। अब जैसे अभी हमने देखा 1 2 3 4 5 5 गुरुओं को देखा, 5 गुरुओं की लिस्ट में जो कॉमन है उसकी भी ये लिस्ट है। वैसे तो ये हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हम तो वैसे ही सबको मर्ज करने वाले हैं, तो वहाँ तो कॉमन हमें पता चल ही जाएगा, फिर भी हम ये डाउनलोड कर लेते हैं। एक नज़र में अगर कॉमन देखना है तो ये मदद करेगा। उसके बाद यहाँ पे लास्टली पूरे इंडिया के पूरे स्टॉक्स को डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे तो हम पूरे इंडिया के स्टॉक्स को डाउनलोड करेंगे, तो वैसे तो हमारे काम का नहीं है क्योंकि हम तो जो हमारे काम के स्टॉक्स थे वो हमने देख ही लिए हैं, ऊपर आ चुके हैं वो सारे। उसके अलावा स्टॉक्स को तो हमें ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो वो वहाँ से आउट हो जाएंगे हमारे लिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमें ये डाउनलोड करने की जरूरत भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे यूएस के कुछ स्टॉक्स हैं और फिर ये उनके अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सब हमारे कोई काम के नहीं। हमारे लिए डाउनलोडिंग का काम अब यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस था जो कि हमारा कंप्लीट होता है डाउनलोडिंग का, जो कि था 1 घंटा हमें लग गया पूरा ये प्रोसेस को समझाते हुए मुझे ये डाउनलोड करने में। जो कि अब हम देखें हमारे डाउनलोड फोल्डर पे, ये हम चले जाते हैं 6 फैब का डाउनलोड फोल्डर है, यहाँ पे हम 40 रिपोर्ट्स हमने डाउनलोड कर लिए। तो यहाँ पे अब हमारा डाउनलोडिंग का काम कंप्लीट हो गया है। चलिए, अब ये डाउनलोडिंग के काम के बाद मतलब हमने डाटा गैदरिंग का काम तो कंप्लीट कर लिया, अब डाटा गैदरिंग के बाद एनालिसिस चालू करते हैं। तो अब ये सारी रिपोर्ट्स को मेरे को मर्ज करना पड़ेगा। तो मर्ज करने के लिए मैं यहाँ पे मदद लेने वाला हूँ ये सॉफ्टवेयर की, ये है केसवेयर आइडिया सॉफ्टवेयर। केसवेयर आइडिया सॉफ्टवेयर जो है, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि इन सारी रिपोर्ट्स को सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ, और इसके लिए मैंने एक मैक्रो तैयार किया है। तो मैक्रो तैयार करने से, मैक्रो को रन करने से पहले मैं क्या करता हूँ कि मेरी अगर कोई होल्डिंग्स है पुरानी तो उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ताकि क्या है कि मेरे रिपोर्टिंग्स में ये नाम ना आए। और अब मैं आ जाता हूँ हमारे लिस्ट पे। अब मैंने क्या किया है कि मैंने इसको एक पूरी जो सॉफ्टवेयर है उसको रिकॉर्डिंग कर रखी है, जो भी मेरे को प्रोसेस करना है वो सारा रिकॉर्डेड है। और रिकॉर्डेड के कारण क्या होता है कि वो मेरे को एक बार रन करने का कमांड दे रहा है, ऑटोमेटिकली वो सारा एनालिसिस करेगा और मेरे को फाइनल एक एक्सेल शीट में सब मर्ज करके दे देगा। तो ये मैं कैसे करता हूँ, इसके लिए मैंने यहाँ पे एक विजुअल स्क्रिप्ट तैयार करी है। देखिए, विजुअल स्क्रिप्ट मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से काम करेगी ये। विजुअल स्क्रिप्ट में मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे सारे फाइल्स को इंपोर्ट कर रहा हूँ पहले तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रेंड टेम्पलेट को पहले मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ और ट्रेंड टेम्पलेट में ये दोनों को मर्ज कर दे रहा हूँ। तो 5 मंथ और 1 मंथ को पहले मैं मर्ज कर दे रहा हूँ। तो लगभग कुछ 60-70 स्टॉक्स थे 1 मंथ वाले में और 150 कुछ स्टॉक्स थे 5 मंथ वाले में, तो लगभग 200 की एक लिस्ट बन जाएगी। तो हमारे काम के सिर्फ ये 200 ही है, उसके अलावा कोई काम के नहीं है हमारे लिए स्टॉक्स, क्योंकि हम सिर्फ ट्रेंडिंग पे यहाँ पे पैसा लगाने वाले हैं। ट्रेंडिंग स्टॉक्स को हम यहाँ पे पकड़ना सीख रहे हैं, किस तरीके से उसको पहचानते हैं जो कि बढ़ेंगे। देखिए, पैसा तो आप जब भी बनेगा जब आप उसको खरीद के रखेंगे और वो प्राइसेस बढ़े, तो बढ़ते हुए ही स्टॉक्स को हम यहाँ पे देखते हैं और जो गिरते हुए स्टॉक्स रहते हैं उसको हम यहाँ पे ध्यान नहीं देते। सिंपल सा ये लॉजिक है जो कि हमें यहाँ पे यूज करना है। अब इसीलिए हमने क्या किया कि ये दोनों को मर्ज कर दिया। अब उसके बाद हमने जितने भी रिपोर्ट्स हमने डाउनलोड करी थी उन सबको इन 200 स्टॉक्स के साथ हम आगे मर्ज करते जा रहे हैं कि उन जो 200 स्टॉक्स जो है उसमें और कौन कौन से लिस्ट पे वो 200 स्टॉक्स आते हैं और किस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ों के लिए हमने क्या किया कि इसको सारे को हमने डाउनलोड किया और एक जो कोड होता है, जो सिंबल होता है, उससे हमने सबको लिंक कर दिया। तो अब ये जो पूरी लिंकिंग है वो पूरी पॉसिबल हुई है इस विजुअल करेक्टर की मदद से। देखिए, इस तरीके से हमने सारे डाटाबेसेस को एक डाटाबेस से पूरा लिंक कर दिया है। तो ये जितनी बहुत अलग अलग जितनी फाइल्स हमने डाउनलोड करी, ये वो अलग अलग डाटाबेस बन गया और ये पूरा डाटाबेस जाके लिंक हुआ है एक फाइल से, जो कि यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये जो पूरी लिंकिंग है, ये पीछे आपको लाइनें दिख रही होंगी। तो ये लाइनें क्या बता रही हैं कि कौन से कॉलम से क्या चीज़ कॉमन है जो कि लिंक यहाँ पे हो रहा है। तो ये उस तरीके से काम करता है। और फिर उसके बाद हमें कौन कौन सी रिपोर्ट्स में कौन कौन से ऑप्शंस चाहिए, तो यहाँ पे टिक करे हुए हैं हमें चाहिए क्या क्या, फिर कौन से दूसरे रिपोर्टों से हमें क्या क्या चाहिए वो सब यहाँ पे टिक किया हुआ है। इस तरीके से मैंने ये जो पूरा डिज़ाइन किया है मेरी एनालिसिस को आसान बनाने के लिए, ताकि ये बार बार का प्रोसेस ना रहे, एक एक डाटाबेस को लिंक करके देखो या तो उसको याद करो कौन सा स्टॉक कौन से लिस्ट में आया था, कौन सा अच्छा है कौन सा बेकार है, वो याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमने क्या किया कि सबको एक जगह डंप कर दिया। अब ये पूरी लिस्ट को डंप करने के बाद हमने सबको लिंकिंग लगा दी। तो अब ये मैंने क्या किया कि सारे सिंबल को एक दूसरे से लिंक कर दिया। सिंबल को लिंक सबसे पहले तो मैंने मर्ज किया, 5 मंथ वाला और 1 मंथ वाले को मैंने मर्ज कर दिया। तो वो 200 की स्टॉक की एक लिस्ट आ गई जो कि भाई ट्रेंडिंग है, 1 महीने से ट्रेंडिंग वाले और 5 महीने से ट्रेंडिंग वाले, तो वो एक लिस्ट है। अब हमें तो उसी पे ध्यान देना है, तो अब उसमें हमने बाकी सारे स्टॉक्स को देख के समझ लो लिंकिंग लगा दी कि अगर वो 200 के अंदर कोई होंगे तो वो यहाँ पे हमारी लिस्ट में दिखने चाहिए और उसका एक कॉलम बन जाना चाहिए। तो वो कॉलम बन जाएगा यहाँ पे अलग अलग लिस्ट का। तो और उसके बाद हमें उस जो लिस्ट है
जो हमने डाउनलोड की रिपोर्ट, उसमें हो सकता है कि और दूसरे कॉलम्स भी होंगे जो काम के होंगे, तो वो दूसरे कॉलम्स भी हमने सिलेक्ट कर लिया कि क्या क्या हमारे काम के हैं, वो सब हमने पहचान कर ली। और ये पूरा प्रोसेस को करने के बाद अब इसको मैं रन कर सकता हूँ। तो ये रन कैसे किया जाता है, यहाँ पे बस मेरे को प्ले बटन दबाना है। तो ये क्या करेगा, स्टेप बाय स्टेप अब मेरी जो पिछली रिपोर्ट है उसको रिप्लेस करेगा। तो अब पहले की जो मतलब जो मैं कल की एनालिसिस कर रहा हूँ उसको ये रिप्लेस करते जाएगा। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये फाइल ऑलरेडी है, क्या इसको रिप्लेस करना है क्या, तो यस। अब मेरे को मेरा काम बस यही है कि मैं अब जितनी रिपोर्ट मैंने डाउनलोड करी है उन सब को मैं रिप्लेस करूँगा मेरी वर्किंग में। तो मैं यहाँ पे बस यस यस करते जा रहा हूँ और ये वर्किंग पूरी मेरी चेंज होते जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस 2 मिनट का रहेगा। 2 मिनट में आपकी पूरी मर्जिंग का काम, पूरा एनालिसिस का काम कंप्लीट हो जाएगा। एनालिसिस का काम तो नहीं हुआ है, एक प्रकार से डाटा को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने का काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एनालिसिस तो है, असली एनालिसिस तो हमें देख के खुद से करनी पड़ेगी, तो वो एनालिसिस चालू होगी। तो मैं फटाफट यहाँ पे ये पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर लेता हूँ डाउनलोडिंग के बाद सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करने के। ये सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट होते जा रहा है और यहाँ पे अभी तक देखिए इंपोर्टिंग ही चल रहा है। ये इसने इंपोर्ट किया। अब देखिए ये इंपोर्ट करने के बाद ये पूरा विजुअल कनेक्टर वो पूरा कनेक्ट करेगा। अब वो कनेक्शन का काम चल रहा है, एक दूसरे को लिस्ट को जोड़ा जा रहा है और पूरे लिस्ट को जोड़ने के बाद एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार हुआ। अब देखिए ये उसको एक्सपोर्ट करना चाहता है, उस लिस्ट को, जो अभी नई लिस्ट बनी अपनी, पूरा जो डाटाबेस बना, अब वो उसको एक्सपोर्ट करना चाहता है, उसको रिप्लेस कर रहा है। ये इसने रिप्लेस कर दिया, हो गया। मतलब ये एक्सपोर्ट भी हो गया डाटाबेस। सबसे पहले डाटाबेस इंपोर्ट हुआ, मर्जिंग पहले जोड़ा गया, मर्ज किया गया, अपेंडिंग बोला जाता है यहाँ पे, फिर उसको लिंकिंग करा गया विजुअल कनेक्टर के थ्रू, फिर उसको एक्सपोर्ट किया गया। बस इतना ही प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है इस पूरे सॉफ्टवेयर पे। तो ये कंप्लीट होने के बाद इस सॉफ्टवेयर का काम खत्म हो चुका है, इसको बंद कर देते हैं और हम चलते हैं फाइनल रिपोर्टिंग पे। अब देखिए ये पूरे प्रोसेस से ये 2 शीट निकल के आई है मेरे काम की। अभी ये ट्रेंडिंग स्टॉक्स वाली शीट है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये अभी लेटेस्ट जो रिपोर्ट निकल के आई है उसके द्वारा ये बनाई गई है। अब इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा मैनुअल एक आध वर्क रहता है जो कि मेरे को करना पड़ता है, क्योंकि सारा कुछ ऑटोमेटेड नहीं हो पाता, थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पे हम उसको इसकी भी मदद ले सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, डेट और उसके बगल में ना DW लिखा हुआ आ रहा है, तो मेरे को इसको सेपरेट करना है। तो मैं इसको कैसे करूँगा सेपरेट, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसमें एक कॉलम इंसर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं फिल्टर लगा लेता हूँ ये पूरे कॉलम पे। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, इनको सॉर्ट कर लूँगा। ये आ गए, पूरे डेट्स ऊपर आ गए। अब इनको सिलेक्ट करूँगा पूरे डाटा को और जाऊँगा डाटा टैब में टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम में यहाँ पे हम फिक्स्ड विड्थ ले लेते हैं। नेक्स्ट, देखिए यहाँ से इतने पूरे हिस्से को अलग कर देगा ये। तो अब यहाँ पे ये डेट आ गया। नेक्स्ट, अब ये डेट किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, डेट मंथ ईयर, तो डेट मंथ ईयर वाले ऑप्शन में सिलेक्ट रहने दूंगा मैं, और ये फिनिश। तो देखिए अब इसने क्या कर दिया, डेट और ये पूरा जो डे का डॉट है कि वीकली का डॉट है, इसने अलग कर दिया। ये जो अलग से कैरेक्टर्स थे इसको इसने अलग कॉलम डाला। अब ये लिस्ट मेरी पूरी बन चुकी है, जिसको मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ अपनी फाइनल लिस्ट पे, जहाँ पे मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रखी है। तो यहाँ से मैं इस पूरी लिस्ट को एंड तक कॉपी करता हूँ और अब मैं लेके चले जाता हूँ मेरी लिस्ट पे। मेरी लिस्ट पे मैं आता हूँ होम पे, और यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कोई फिल्टर तो लगा हुआ नहीं है, उसको क्लियर कर देते हैं हम फिल्टर को। फिल्टर क्लियर, अब कोई फिल्टर नहीं है, तो अब हम टॉप में जाके इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे डाटा को पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट। अब देखिए ये डाटा पेस्ट हो चुका है, बट इसके हम नीचे आके देखते हैं पुराने डाटा से ज़्यादा ही डाटा है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर कम डाटा रहता तो फिर नीचे की रोज डिलीट करनी पड़ती है जो एक्स्ट्रा रोज थी। तो देखिए यहाँ पे ये लिस्ट आ गई है, ये जो स्टॉक्स हैं जो कि वाली लिस्ट जो 1 मंथ ट्रेंडिंग वाले से आए हैं, और यहाँ पे कुछ स्टॉक्स जो हैं वो 200 डे मूविंग एवरेज में जो 5 मंथ ट्रेंडिंग थे वहाँ से आए हैं। अब देखिए कई स्टॉक्स बार बार आ रहे हैं, ये इसलिए आ रहे हैं, नंबर ऑफ टाइम्स इसलिए आ रही है क्योंकि वो अलग अलग इन्वेस्टर लोगों ने उसको खरीद के रखा होगा। तो हमारे सॉफ्टवेयर में ऐसा किया हुआ है क्राइटेरिया कि अगर कोई इन्वेस्टर्स उसको बहुत सारे इन्वेस्टर्स होल्ड करते हैं तो सबका नाम मेरे को चाहिए रहता है, इसलिए मैं उसको मल्टीपल लाइन में लेके आ जाता हूँ कि भाई अगर राकेश जूनीवाला जी ने भी लगाया है इस पर, दमानी जी ने भी लगाया था, मतलब ये दोनों ने लगाया है पैसा, ये लगाया था, तो वो हमें दोनों दिखने चाहिए, इसलिए वो नाम भले 2 बार आ जाए तो चलेगा हमें। तो उस तरीके से ये डिजाइन है। अब करना क्या है कि यहाँ पे हमारे पास पूरे स्टॉक्स आ चुके हैं, और ये पूरे स्टॉक्स पे देखिए ये बहुत सारी वर्किंग करी हुई है, जो कि ये ऑटोमेटिकली कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से करी हुई है, जो कि पूरा यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब हम इसको समझना चालू करेंगे। देखिए मैं आपको लाइन से समझाना चालू करता हूँ। पहला तो सीरियल नंबर कोई काम का नहीं, सिंबल में पूरे स्टॉक्स के सिंबल यहाँ पे आ चुके हैं, और फिर ये है कंपनी के नाम। नेक्स्ट है करंट प्राइस,
किस प्राइस पे ये आज क्लोज हुआ है, तो वो यहाँ पे करंट प्राइस पे दिखेगा। फिर इसका प्राइस चेंज कितना हुआ है, तो वो यहाँ पे दिखेगा एब्सोल्यूट टर्म्स में, मतलब रुपी टर्म्स में कितना चेंज हुआ है, और ये परसेंटेज टर्म्स में। तो जैसे कि अगर हम देखें, आज सबसे ज़्यादा चमनलाल सेठिया एक्सपोर्ट्स 14% बढ़ा है, RSCL गियर टेक 14%, मोल टेक 10%, TVS इलेक्ट्रॉनिक्स 8%। इस तरीके से ये टॉप आज की ग्रोथ में, मतलब हमारे जो 200 जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स है उनमें जो सबसे ज़्यादा बढ़े हैं वो ये लिस्ट आ गई। और इसमें सबसे ज़्यादा गिरे वाले भी लिस्ट आ जाएगी स्मॉल सेगर में, ये इस तरीके से 7% गिरा है प्रदीप मेटल, लॉयड स्टील इंडस्ट्रीज 7%, इंजीनियर्स इंडिया 6%, ट्रांसफॉर्मर्स एंड ये 6%। इस तरीके से ये पूरी लिस्ट आ गई। चलिए, अब ये तो हो गया कि प्राइस के हिसाब से हम इसको सॉर्टिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो ग्राफ है वो ये रेशो दिखाता है बाकी के कंपैरिजन में। देखिए इस तरीके से रेड दिखेगा तो गिर रहा है, ब्लू दिखेगा तो बढ़ रहा है, और उसका जो ग्राफ है वो उस हिसाब से बढ़ता जाएगा। ये यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी हुई है। नेक्स्ट मास्टर स्कोर। मास्टर स्कोर जो हमने देखे थे, एक लिस्ट जब डाउनलोड कर रहे थे, बहुत सारे क्राइटेरिया थे जिसके अंदर, तो उसके हिसाब से भी यहाँ पे सॉर्टिंग किया जा सकता है। तो अब देखिए हाईएस्ट मास्टर स्कोर के साथ है 88, हाईएस्ट चल रहा है अभी हमारे ट्रेंडिंग स्टॉक्स के अंदर, जो कि है शिलचार टेक्नोलॉजीज का, फिर NDR ऑटो कंपोनेंट्स का, GPR ऑटोमेटिव एक्सेल्स, ये इस तरीके से। अब देखिए, आपको यहाँ पे जाने से पहले मैं एक बार थोड़ा सा और पीछे लेके चलता हूँ। ये जो नाम है, कंपनी के नाम है, इन कंपनी के नाम में आप देख रहे होंगे कई तरीके के फॉर्मेटिंग करे हुए हैं। कोई ब्लू कलर से हाईलाइटेड है, इसको मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखिए कई स्टॉक्स जो है वो ब्लू कलर से हाईलाइटेड है। ब्लू कलर से हाईलाइटेड होने का मतलब ये है कि आगे रिपोर्ट्स में वो, मतलब जो मेरे जितने भी लिस्ट हमने निकाले थे स्क्रीनिंग के, मार्केट्स जो हमने स्टॉक स्क्रीनिंग के लिस्ट निकाले थे, अगर उन कोई भी लिस्ट में अगर इनका नाम आता है इस कंपनी का, तो वो ब्लू हो जाएगी। ये कंडीशन ये इस एक्सेल शीट में लगी हुई है। वो कैसे लगी हुई है, क्योंकि वो यहाँ आगे में उनका नाम आया है, यहाँ पे आगे में उन कंपनीज का नाम आया है, तो उस नाम के हिसाब से अगर उनको यहाँ पे कहीं पे नाम मिल रहा है, जैसे NDR का देखो यहाँ पे नाम मिला है ब्रेकआउट पे, ब्रेकिंग आउट टुडे वीकली वाले पे, इसलिए यहाँ पे ये ब्लू हो गया। अब अगर उसका नाम एक्सटेंडेड स्टॉक, मतलब वो 25% से ज्यादा बढ़ चुका है ब्रेकआउट होने के बाद, तो अगर वैसे अगर कोई नाम मिलता है तो उसके पीछे में बैकग्राउंड कलर है जो वो यहाँ पे रेड हो जाएगा। तो अगर एक्सटेंडेड स्टॉक में है तो यहाँ पे रेड हो जाएगा, और अगर कोई लिस्ट में है, आगे कोई भी लिस्ट में है, तो वो ब्लू हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आगे अगर लिस्ट में है तो वो पॉजिटिव है, अच्छी बात है। तो इसीलिए हम उसको ब्लू कर देते हैं कि इसको प्रायोरिटी में रखना है। और फिर जो एक्सटेंड हो चुके हैं उसको थोड़ा रेड कर देते हैं कि उसको थोड़ा सा ध्यान कम देना है, क्योंकि ऑलरेडी ये एक्सटेंड हो चुके हैं, जितना बढ़ना था बढ़ चुके हैं, तो अब इसमें अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो अगर मेरे को मैं देखना चाहूँ ऐसे कौन कौन से स्टॉक्स है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, फिल्टर भी कर सकता हूँ कलर की मदद से। ये सारे ब्लू कलर्स वाले, मतलब जो आगे हमें दिख रहे होंगे जो स्टॉक्स जो लिस्ट में, वही बस दिखे। तो अगर मैं यहाँ पे इसको हटा दूँ, तो अभी मेरे पास कितने स्टॉक्स हैं, टोटल मेरे पास स्टॉक्स हैं अभी 227। अब ये 227 से कम ही स्टॉक्स है, क्योंकि कई स्टॉक्स जो है वो रिपीटेड है, तो रिपीटेड के कारण यहाँ पे नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ गए हैं। ऐसे देखा जाए तो हमने देखा था 200 के से कम ही थे स्टॉक्स, 200 के आसपास थे। तो यहाँ पे अब मैं इसमें से ब्लू वाले बस रख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं फिल्टर लगा देता हूँ कलर का, जो कि खाली ब्लू वाले, मतलब कोई ना कोई लिस्ट में आए होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो कोई लिस्ट में नहीं आए वो हट गए। तो टोटल कितने बच गए, 142, और हमारी लिस्ट छोटी हो गई काफ़ी। यहाँ पे क्या है, शॉर्ट लिस्टिंग का काम चल रहा है, काफ़ी स्टॉक से हम यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट करते हुए आ रहे हैं। 4000 स्टॉक्स होते हैं पूरे इंडिया में, BSE NSE। उन 4000 स्टॉक्स में हमने पहले तो 200 स्टॉक्स पे हम ध्यान देंगे, बोले हमने जो ट्रेंडिंग है उस पर ध्यान देंगे। अब उन 200 से भी हम आ गए हैं 142 पे। क्यों आए हैं, क्योंकि ये बाकी स्क्रीनिंग क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं, कोई ना कोई स्क्रीनिंग क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं, इसलिए हम इनको ध्यान देंगे। अब अगर मैं इनमें से ऐसे स्टॉक्स को हटा दूं जो कि जिनका बैकग्राउंड कलर, मतलब एक्सटेंड जो हो चुके हैं उनको भी हटा दूं, जो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो चुके हैं उनको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। तो अब मेरे पास ये मिल गए ऐसे स्टॉक्स जो कि बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं हुए हैं, और प्लस अब ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो फिल्टर एक साथ नहीं लग पा रहा है, क्योंकि एक्सटेंड वाले मेरे को हटाना है, तो यहाँ पे मेरा ये वाला फिल्टर हट जा रहा है। तो इसीलिए अभी तो मैं यहाँ पे ब्लू वाला ही बस सिलेक्ट रखता हूँ, उसको मैं आगे से हटा दूंगा। जहाँ एक्सटेंडेड स्टॉक्स आएंगे वहाँ के फिल्टर से मैं इनको हटा सकता हूँ, तो वहाँ से हटा देंगे हम इनको। चलिए, तो अभी हमने समझ लिया कि ये क्या कलर इतना ये अलग अलग क्यों दिख रहा है, उसका रीज़न हमने समझ लिया। कंपनी का नाम वाला जो है वो रो हमने समझ, कॉलम हमने समझ लिया, प्राइस का कॉलम हमने समझ लिया, मास्टर स्कोर भी हमने देख लिया। देखिए मास्टर स्कोर के हिसाब से ये कंपनी जो है वो टॉप पे चल रही है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, EPS रेटिंग। अब देखिए EPS रेटिंग के हिसाब से भी हम यहाँ पे सॉर्ट कर सकते हैं किसका EPS अच्छा है। तो SKM एग प्रोडक्ट एक्सपोर्ट, KPI ग्रीन एनर्जी, नॉलेज मेरीन, बॉम्बे सुपर हाइब्रिड, डायनाकॉन सिस्टम्स एंड ये जो कंपनी है वो हो गई, आयन एक्सचेंज हो गया, रेफेक्स इंडस्ट्रीज, ये सब का है ना प्रॉफिट बहुत अच्छा है, EPS बहुत अच्छा है, इसीलिए हम इसको 99 के हिसाब से सॉर्ट कर रखें। तो देखिए अब ये हाईएस्ट स्कोर है 99, तो ये जो है ये कंपनीज का एकदम बहुत अच्छा प्रॉफिट है बाकी के कंपैरिजन में, तो इसको हम ध्यान दे सकते हैं। उसके बाद RS रेटिंग। RS रेटिंग मतलब बाकियों के कंपैरिजन में जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट में,
तो बॉम्बे सुपर हाइब्रिड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, देखेंगे हम चार्ट के थ्रू। एम के प्रोटीन, EFC, SG फिनसर्व, ये सब कंपनीज की लिस्ट आ गई जो कि RS रेटिंग के हिसाब से अच्छे हैं। उसके बाद हम चलते हैं AD रेटिंग। तो AD रेटिंग में क्या होता है कि ना A+ जो है वो ज़्यादा अच्छा है, फिर उसके बाद A, फिर A-, और यहाँ पे फिल्टर में थोड़ी सी दिक्कत जाती है A+ को ऊपर लाने में। तो हम यहाँ पे समझ जाते हैं कि ये जो A+ है ये ज़्यादा अच्छे वाले हैं। ये जो A+ वाले हैं ये इनका डिमांड बहुत ज़्यादा है, मतलब मार्केट में बहुत डिमांड है इनकी। कौन कौन है? ITC, अनूप इंजीनियरिंग, राजेश एक्सपोर्ट्स, GNA, जिंदल सॉ, सूर्या रोशनी फूड, जिंदल स्टेनलेस, मिल्क फूड, ये इस तरीके से, बॉम्बे सुपर हाइब्रिड, पैरामाउंट कम्युनिकेशंस, रिफेक्स, ये पूरी लिस्ट आ गई जो कि बहुत अच्छे जिनकी डिमांड है अभी। तो जो ज़्यादा डिमांडेड होंगे वो कंपनीज हमारे बहुत काम के होंगे। अभी क्या कर रहे हैं हम? हर तरीके से जो काम के हैं उनको निकालते जा रहे हैं, फिर इनकी चार्ट स्टडी, टेक्निकल स्टडी और फंडामेंटल स्टडी देखेंगे।